सन 1700 में आप मान सकते हैं पॉपुलेशन 30 से 40 लाख के बीच में। जब अंग्रेज यहाँ पे आता है 100 साल बाद, तो यहाँ की पॉपुलेशन थी 5 लाख। हमारे जो हीरोज हैं और हमारे जो विलेंस हैं, हम उनको ही नहीं जानते हैं हरियाणा में। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा इतिहास रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। हमारी जो पॉपुलेशन थी उसका लगभग 85 से 90% ऐसा हिस्सा था जिसके अंदर विडो रीमैरिज अलाउड थी। हमारे यहाँ पे कोई वो राजा नहीं था, कोई ठिकानेदार, सब चौधरी हो रहे, सब चौधरी थे। तो हर एक तब से ही चली आ रही है। हाँ, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जाट बॉय और गर्ल चूजेस, उसमें भी आपको दिखेगा वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्सेल करते हैं, टीम स्पोर्ट में कम एक्सेल। फर्क शियार की जो सियार जो होता है ना, गीदड़, तो एक तरह से उस व्यक्ति का चरित्र भी गीदड़ वाला ही था। बंदा बैरागी का जो एक्चुअल क्रम क्षेत्र रहा है वो हरियाणा रहा है। मराठे तो लड़ रहे थे हिंदुस्तान के लिए और दुर्रानी लड़ रहा था इस्लाम के। नागा जो ये अपने सन्यासी होते हैं जो कुंभ में को लीड करते हैं, ये इस लड़ाई में उसकी तरफ थे, दुरानी की तरफ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया, आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया सर, वेलकम बैक। आपकी 2 पुस्तक आ गई हैं, सेंचुरी ऑफ द लोकस्ट दिखा देता हूँ मैं, और सेंचुरी ऑफ द राज। आज जो हम हिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा की 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी की, 2 पार्ट्स में करेंगे। उसको बाहर के लोगों का तो छोड़ दीजिए, हरियाणा के लोग भी उस हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। तो पहले हम इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो 18वीं शताब्दी थी हरियाणा की, वो हिस्ट्री की बात करेंगे। आपने एक लाइन लिखी है इस पुस्तक में जो शुरुआत में, कि हमारे जो हीरोज़ हैं और हमारे जो विलेंस हैं, हम उनको ही नहीं जानते हैं हरियाणा में। तो क्या है ये जो मोटिवेशन भी है आपका ये बुक लिखने का? कौन हीरो कौन विलन जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो हरियाणवी लोग नहीं जानते हैं? इसे हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा इतिहास रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। इतिहास जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं, तो उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बहुत सारी उसके अंदर जिनको हिंदी में हम कहते हैं विसंगतियाँ, वो हैं। क्योंकि दूसरों की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ दूसरों की हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे जो पहली बात तो ये एक बड़ी अलग किस्म की सोसाइटी थी जिसके अंदर कोई पुश्तैनी राजा तो नहीं था, कोई पुश्तैनी इनके वो नहीं थे जिनका इतिहास लिखा जाए और वो इतिहास बाय डिफ़ॉल्ट बाकी समाज का इतिहास बन जाए, जैसे बाकी जगहों पे हुआ है, राजस्थान में हुआ है, या इवन पंजाब में रंजीत सिंह का इतिहास सिख इतिहास बन जाता है, महाराणा प्रताप का इतिहास राजपूत इतिहास बन जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ तो था नहीं। ये जैसे सूरजमल वगैरह भी हुए हैं तो वो पेरीफ्री पे थे, ब्रज की तरफ थे। तो और इन एनी केस हमारे यहाँ पे तो ऐसा ट्रेडिशन भी नहीं था कि हम कोई पुश्तैनी राजा हो। तो हमारे जो हीरोज़ थे वो बड़े नॉर्मल हीरोज़ थे, आम व्यक्ति था जो उस समय जो हालात पैदा हुए उनसे वो हीरो बन गया कि उसने उन हालातों के अंदर नेतृत्व संभाला। लगभग हर जगह दुनिया में इतिहास एक बायस के साथ लिखा जाता है। जो इतिहासकार होते हैं, ज़्यादातर इतिहासकार, उनका एक बायस होता है, चाहे वो पॉलिटिकल बायस हो, चाहे वो सिविलाइजेशनल बायस हो। हम इन सब बायसेस से बाहर के थे। लिखा ही नहीं गया तो बायस भी नहीं था उसमें। वो हाँ, हमारे बारे में फिर किसी ने जिक्र नहीं किया। तो ये कारण थे जिनके कारण हमारे जो हमारा अगर कोई हीरो है तो हमारा सोशल सिस्टम था, जो हमारा गांव, जिसको मेटकाफ ने विलेज रिपब्लिक कहा और बाद में महात्मा गांधी ने उस वर्णन को अडॉप्ट किया एक ग्राम स्वराज्य के तौर पे, तो वो हरियाणा का गांव था। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप ने लिखा भी है और कह भी सकते हैं, इसको इंटरप्रिटेशन ऐसे कर सकते हैं कि जो हरियाणवी एक्सेप्शनलिज्म है उसका एक ये पहलू है जो विलेज रिपब्लिक्स है। तो इसका कंसेप्ट जो लोग नहीं जानते होंगे, क्या है ये विलेज रिपब्लिक्स? देखिए, आप पूरे भारत में देखिएगा तो हर जगह एक वो ट्रेंड रहा है राजतंत्र का,
राजा का तंत्र, चाहे वो राजा बड़ा रहा हो चाहे छोटा रहा हो। एक ये इलाका था जिसके अंदर राजतंत्र नहीं रहा है, और ये इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है क्योंकि एक राजतंत्र में एक राजा होता है, उसके फिर नीचे बहुत सारे उसके, जिनको राजस्थान में ठिकानेदार और जगह जागीरदार जमींदार ऐसे होते हैं, और वो लोग एक व्यवस्था बनाते हैं जिसमें स्टेट को चलाने की जिम्मेवारी उनकी होती है। स्टेट की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है सिक्योरिटी की और सेफ्टी की, तो वो फिर वो राज्य उसको अपना कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य बन जाता है, आम लोग उससे दूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो सेफ्टी की जिम्मेवारी थी वो गांव की थी, तो ये गांव के अंदर, और क्योंकि ये कृषक प्रधान समाज था, ये सिर्फ पूरे भारत में एक यही कृषक समाज प्रधान समाज रहा है, तो इससे एक ऐसा समाज विकसित हुआ जो बाकी उस समय के समाजों के मुकाबले में ज़्यादा एगलिटेरियन था, ज़्यादा बराबरी थी उसमें। कास्ट्स थे लेकिन इतना डिफरेंस नहीं था जितना और जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि जी वो तो कि जी उसकी तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, उसके तो हाथ से नहीं छूने वाला, ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे आपको कभी नहीं लगेगा कि ऐसा था। बट कास्टिज्म था। हाँ, कास्ट, देखो कास्ट एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन था, तो फंक्शनल और सोशल डिफरेंशिएशन तो कास्ट का रहा है। बट जैसे आपने कहा कि कृषि प्रधान, अब ये तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कृषि तो हर जगह ही होती है, राजस्थान सब जगह होती है, मध्य प्रदेश, तो ये अलग कैसे था? कृषक प्रधान मैंने बोला। अच्छा, कृषक प्रधान था। हाँ। कि बाकी जगहों पे जो थे जमीन की मिल्कियत थी राजा की, जागीरदार की। अच्छा। और वो जो उस पे किसानी करता था वो उसका टेनेंट फार्मर था, वो उसका मुजारा था। जमींदार शब्द का अर्थ भारत में बहुत जगह पे अलग है। एक यही हम ही हैं जो जहाँ पे जमींदार का मतलब है हर एक किसान। अगर आप अवध में जाएं या बंगाल में जाएं, जमींदार का मतलब होगा उसके पास हजारों एकड़ ज़मीन है और उसके पास फिर उसके वो जो कृषि करने, असलियत में जो कृषि कर रहा है वो उसका टेनेंट है। हमारे यहाँ पे ओनरशिप इसकी थी। ये तो ये यहाँ पे जो जमींदार का अर्थ है वो बाकी जगहों से अलग था। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है ना, जैसे हम वो कास्ट का कि यहाँ पे कास्ट कमज़ोर क्यों थी, मतलब कास्ट की जो बंदिशें थी वो कमज़ोर क्यों थी? वो इसलिए कम थी क्योंकि कृषि जो है एक सामूहिक कार्य है। ऐसे समय कृषि में क्रिटिकल पीरियड आते हैं जब जैसे कटाई का समय है कि आपका सिर्फ अपना परिवार से ही काम नहीं चलेगा, आपको कुछ औरों से भी वो चाहिए। फिर आपको जो कृषि के इम्प्लीमेंट बनाने हैं, जो औजार वगैरह बनने हैं, वो कहीं से बनने हैं। तो ये सब चीज़ों से ना एक इंटरडिपेंडेंस, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, तो जैसे किसान की खेती पे भी निर्भरता है, चमार पे भी निर्भरता है, कुम्हार पे भी निर्भरता है और वाइस वर्सा, मतलब उनकी भी इसके ऊपर निर्भरता है। बट वो तो शायद हर जगह ही होगी ना, तो यहाँ पे अलग कैसे? यहाँ पे दूसरी जगह पे क्योंकि वो कृषक खुद किसी का वो, क्योंकि वो जमींदार के डेफिनेशन ही रियलिटी अलग है। हाँ, वो टेनेंट है किसी और का, तो उसको जो भी कुछ मिल रहा है उसका वो जो बैल मिले हैं वो भी उसको उधर से ही मिले हुए हैं, उनकी भी मिल्कियत उधर ही है। यहाँ पे ये खुद का था, तो इनकी एक जो विलेज था ये सेल्फ सफिशिएंट विलेज था। इसके अंदर जो था बार्टर इकोनॉमी थी। बार्टर इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पे सर्विस बदले में सर्विस दी जाती थी। अब जैसे उस समय तरखान कहते थे या खाती कहते हैं, बढ़ई कहते हैं, इनके साथ एक बंधा हुआ था कि आपको जो बढ़ई परिवार, किसान परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जब फसल आएगी तो एक हिस्सा उसको दिया जाएगा, X किलोग्राम्स उसको दिए जाएंगे, इतना मन या इतना किलो। वो था उसका साल भर में वो जो उनका जुआ बना देगा, उसके हल की रिपेयर कर देगा, जो या कोई और ऐसा लकड़ी का काम है, कस्सी को फाले को हत्था लगा देगा, ये जो चीज़ें थी वो देगा। उसके बदले में किसान उसको इतना अनाज तो देगा ही देगा। तो ये एक इंटरडिपेंडेंस थी।
उसके अलावा उसे कुछ चाहिए तो फिर उसको एक्स्ट्रा वो, लेकिन ये बार्टर था, इसमें कोई रेट नहीं फिक्स था कि इस साल अनाज का रेट ज़्यादा है तो मैं बढ़ई को इतना ही दूंगा, ऐसा नहीं था। या बढ़ई बोले इस साल मेरे पास और जगह काम आ गया है तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं था। तो ये और इंटरडिपेंडेंस। रेट क्या हुआ, मतलब ज्यादातर तो खुद ही अपनी मतलब यूज के लिए यूज करते होंगे लोग उस हाँ टाइम हाँ, तो। मतलब ये इतना नहीं था ना कि एमएसपी मिल रहा है तो वहां पे दिया है और अपना भी मार्केट से खरीद रहे हैं जो आजकल होता है। हाँ, इतना ज़्यादा ये जो थी ना, एक्चुअली ना, एक तो मार्केटिंग लिमिटेड थी ना, आपके ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत कम थे। तो आप जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको तो बेच ही नहीं सकते थे दूर, वो तो वहीं पे कंज्यूम होने ही थे। लेकिन अनाज का व्यापार होता था, अनाज बिकता था। कहने का मतलब ये है कि उस समय में जो भी व्यवस्थाएं थी बाकी जगहों पे, उनसे ये व्यवस्था कहीं ज़्यादा एगलिटेरियन थी, बेटर थी और ऑनेस्ट थी। कोई बेगार नाम की चीज़ हरियाणा में आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगी पूरे इतिहास। क्या होता है बेगार? मतलब जब आप किसी से काम कराएं और उसको उसका मेहनताना ना दें, अच्छा, इसको बेगार कहते हैं। ये और जगह चलता था ये? बिल्कुल चलता था। ये तो कानून बने हैं बाद में। जो ये बंधुआ मजदूर, स्वामी अग्निवेश इंद्रवेश का जो आंदोलन वगैरह चले हैं, वो झारखंड वगैरह में भी जाके उन्होंने आंदोलन किए। अच्छा, ये सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम, आपने एक तो बताया कि इकोनॉमिक अरेंजमेंट होता था, बट हरियाणवी जो लोग थे और जो विलेज रिपब्लिक्स थी उसमें ये सिर्फ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट नहीं था, एक सोशल एस्पेक्ट भी था, सोशल पॉलिटिकल। हाँ, उसको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक बार्टर इकोनॉमी, और वो इसमें सोशल एंगल और पॉलिटिकल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये एक अपने आप में कंप्लीट सिस्टम था। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज स्टेट की होती हैं वो ये गांव करता था। इसका अपना डिफेंस था। बाकी जगह ये एक और फ़र्क है, बाकी जगह से आप कहीं चले जाओ, बाकी गांव में लोकल सेल्फ डिफेंस का नहीं था। यहाँ पे हमारे गांव जो थे ये बाकी पूरे भारत से बड़े गांव थे। इनमें ज़मीनें जो थी वो गांव से किसान की हो सकता है 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर हो। एक बड़ी फेमस रागनी है मेहर चंद की के मेहर सिंह गैलिया प्या करवा के फंस जाएगी, बिछड़ जाएगी जाटा में। वो आजकल चल रही है इंस्टाग्राम पे, गोडे टूट जाए 2-2 को उसकी बाटा में। तो दैट्स अ फैक्ट। मेरे अपना एक खेत जो है वो मेरे मकान से कोई 1 कोस से ज़्यादा है। तो ये जो था ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको राजस्थान में ढानियाँ मिल जाएंगी, आप पंजाब में चले जाओ वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे था, क्यों था? क्योंकि आपको डिफेंस की भी ज़रूरत थी, और आपको डिफेंड करने के लिए कोई राजा या कोई जमींदार के पास सेना नहीं थी कि वो आ जाएंगे। यहाँ तो आपको अपना ही करना था। तो हर एक गांव का, हमारे आप पुरानी ट्रेडिशन देखो, जैसे फिरनी में दरवाज़ा नहीं होता था, हमारी गलियाँ क्रॉस नहीं करती गाँव की। अच्छा, जो हमारे गांव का पुराना हिस्सा है, आप अगर उसका नक्शा उठा के देखोगे, कोई गली आप इधर से गांव को उधर नहीं जा सकते, वो गली बीच से में जाके बंद हो जाती है। इट वॉज अ डिफेंस मैकेनिज्म कि अगर दुश्मन घुस भी गया इधर से तो वो यहीं तक पहुंच पाएगा। फिर ये था कि एक कंसेप्ट था खाप का, कंसेप्ट था ठोले का, कंसेप्ट था गवांड का। अब खाप का तो वो तो हर एक जाति के अपना वो होता था। तो जाटों में खाप का था कि भाई उनका जो क्लैन है, जो कॉमन एंसेस्टर से आते हैं, तो उनकी एक खाप बनती थी। तो शुरू में तो गांव जो थे वो ग्रुपिंग खापों से के अनुसार थी कि भाई एक उनका जो सेंट्रल गांव, मेन गांव होता था जहाँ से वो शुरू हुए थे, और बाकी गांव जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती थी फैलते गए। लेकिन समय के बाद फिर वो उठ के एक दूसरी जगह भी जाने लगे। तो फिर एक गवांड, जिसको मुगल अपनी भाषा में टप्पा कहते थे, तो टप्पा जो था वो कुछ गांव का समूह था जिनकी आपस में बाउंड्री कॉमन थी, और इस पूरे गवांड की एक बाउंड्री मार्क्ड होती थी जिसके ऊपर बाड़ उगाई जाती थी, कांटेदार झाड़ियाँ उगाई जाती थी। क्लियर होता था भाई ये गवांड यहाँ पे ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है। अच्छा, अब इस गवांड की जो रचना थी वो उसका जो मुगल समय में उसका जो राज्य व्यवस्था थी उससे जुड़ती थी। कैसे जुड़ती थी कि
वो गवांड का एक दस्तूर होता था, एक दस्तूर मतलब एक टैक्सेशन रेट होता था, और उस गवांड की जिम्मेवारी होती थी वो टैक्स देना। तो उस गवांड की अपनी एक पंचायत होती थी, उस पंचायत में हर एक गांव के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो उस गांव की जो देनदारी बनती थी वो फिर उन सारे गांवों से कलेक्ट करके उसको देते थे। अगर कोई खतरा आता था तो ये गांव इकट्ठे होके उस खतरे का मुकाबला करते थे। इनमें से एक जो सबसे डिफेंसिबल गांव होता था उसके अंदर वो इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ से वो, तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ तो बला गांव है पानीपत के पास, और छातर है कैथल के पास, और डीगल है, बेरी है, भाई काहनौर है। ये ऐसे गांव हैं जो आपको इतिहास में बार बार यहाँ पे लोग इकट्ठे होते मिलेंगे खतरे का मुकाबला करने के लिए। इसका एक इकोनॉमिक वो भी था कि ये जो गांव का समूह था इनके अंदर आपस में जो ट्रेड होता था ना, थोड़ा सा मतलब जो जैसे भाई बैल बेचने हैं खरीदने हैं, जानवर बेचने हैं खरीदने हैं, किसी के गांव में जुलाहे जो हैं वो कपड़ा अच्छा बनाते हैं, वो तो उसके लिए वो जो मेले का सिस्टम था वो गवांड वाइज होता था, मतलब इस गवांड का मेला वहाँ पे लग रहा है। तो इस टाइप की जो सर्विसेज थी वो गवांड, तो ये जो एक बड़ी डेमोक्रेटिक सी व्यवस्था थी जो ठोले से शुरू होती थी। ठोला मतलब एक परिवार, बड़ा परिवार जिसके 4-5 चूल्हे हैं, उसके बाद पाना, और उसके बाद गांव, गांव के बाद गवांड। तो ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सेफ्टी वाला काम था, ये इस हिसाब से होता था। इसीलिए शायद हरियाणा का एक यूनिक एस्पेक्ट ये भी कि गांव और गवांड और खाप में आपस अपनी जो जाति है उसमें शादी नहीं होती। हाँ, अपना जो गोत है भाईचारा रखने के लिए, भाईचारा के लिए। खाप जो है वो सोशल है, वो तो सोशल है। ये जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे ये गवांड के हिसाब से देखे जाते थे। आपको स्टेट से नेगोशिएट करना है, टैक्स के बारे में बात करनी है, डिफेंस अपना करना है, तो ये गवांड वाइज होता था। अगर आपको सोशल शादी ब्याह की बात करनी है तो फिर वो आपका खाप का हिसाब हो जाता था कि आप कौन से गोत्र से हो, कहाँ पे शादी हो सकती है। तो ये सिस्टम था, ये कंप्लीट अपने आप में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम था जो अपनी व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह से चला रहा था। जो बड़ा स्टेट था, मुगल स्टेट था, उसके साथ इसका संबंध सिर्फ टैक्स लेने देने तक सीमित था, बाकी ये सेल्फ सफिशिएंट था। तो ये एक आपने पॉलिटिकल बात की, जैसे सोशल में हम देखते हैं कि जो हमारे कस्टम्स हैं, जैसे आपने किसान परिवार की बात किया, और जो अन्य कास्ट हैं जिनको सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोला जाता है, जिनके साथ किसानी में भी वो काम करते रहते थे आपस में मिलजुल के, तो उसमें ये भी होता था कि शादी है, ब्याह है, या अपने मतलब कोई और मतलब फंक्शन है कोई परिवार में, तो उनमें भी हर ऐसी जातियों का एक तरीके से भाईचारा और एक तरीके से उनको इन्वॉल्व करना हर फंक्शन में, वो एक सोशल एस्पेक्ट था जो मुझे लगता है कि शायद दूसरी जगह पे ना हो। वो भी हरियाणा का एक यूनिक वो है। ये सिर्फ आपके मतलब हिंदू जातियों से ही नहीं लिमिटेड था, ये मुस्लिम्स के साथ भी था। तो वो भी तो उसी में से निकले हैं जातियां। हाँ, तो ये मतलब यहाँ का यूनिक सिस्टम था। जैसे ये लोग जब यहाँ से गए उठ के, तो इनके गीत हैं, आप चाहो तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि ये जाके जब वहाँ पे जाके बसे, कोई सिंध में बसा, कोई कहीं पे बसा, तो इनको वहाँ जाके पता लगा अरे इस्लाम में तो कज़िन मैरिज भी अलाउड है। क्योंकि ये तो यही सिस्टम जो हम हरियाणा में आज भी चलता है वही सिस्टम था इनका भी। ये भी अपना गोद के हिसाब से करते थे। पंडित जी आता था मेयो की शादी में, तो अब तो मुझे नहीं पता, पर कुछ समय पहले तक शादियों में मौलवी भी और पंडित जी भी दोनों आते थे। अच्छा। फेरे नहीं होते थे, पर वो पंडित जी मुहूर्त निकालने का काम करते थे। डिफरेंशिएशंस थे, वो इतने एक्यूट नहीं थे जितने बाकी समाजों में आपको मिलेंगे। विमेन को कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता थी। विडो रीमैरिज, हमारी जो पॉपुलेशन थी उसका लगभग 85 से 90% ऐसा हिस्सा था जिसके अंदर विडो रीमैरिज अलाउड थी। अच्छा। जब वो बाकी देश में यूँ कहते थे सती प्रथा चल रही है फलाना ढमका, हमारे यहाँ पे विडो रीमैरिज अलाउड थी अक्रॉस कास्ट।
85 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ ब्राह्मण कुछ हद तक इस बात को फॉलो करते थे कि वो विडोज की रीमैरिज नहीं करते थे, और राजपूत। ओके। इनके अलावा लगभग हर जाति में विडो रीमैरिज हमारे यहाँ पे रही है। फिर लड़की का हक, हमारे समाज में, हरियाणा के समाज में लड़की का पेरेंटल प्रॉपर्टी में हक कोई किसी ने सन 47 के बाद कानून बना के नहीं दिया है, ये पहले से रहा है। इनफैक्ट हमारा मिलती तो नहीं थी लेकिन ना बहुत हैं, आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे। आप गोची में चले जाओगे, वहाँ पे जाखड़ मिल जाएंगे। गोची एलावतों का गांव है। हाँ। वो कूडे पे आए हुए हैं। हाँ। ऐसे कूडे मतलब? कूडे पे मतलब होता है कि उनका पिता जो था उसके लड़का नहीं था, तो बेटी आ गई। तो ये डिपेंड करता था कि अगर ऐसे भी होता था, बहुत होता था। अच्छा। जो तो घर जमाई बनने वाला कॉन्सेप्ट एक तरीके, ये घर जमाई वाला नहीं होता था। इसमें डिफरेंस था। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ उससे पहले। 1931 में रोहतक जिले में लगभग 5% जो कृषि योग्य भूमि थी वो औरतों के नाम थी। अच्छा। मतलब वो उसमें विधवा हो सकती है या बेटी हो सकती है। अच्छा, सिस्टम क्या था वो आप कह रहे हैं ना, सिस्टम के वो घर जमाई, ये घर जमाई वाली बात नहीं थी। इसमें क्या था, एक सिस्टम था कि अगर वो आकर लड़का, मतलब वो बेटी आती है वापस अपने हस्बैंड को लेके, तो फिर उसको वो उस भाईचारे में आना पड़ेगा। अच्छा। इन दी सेंस के उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी वहाँ से शादी नहीं कर सकती। वो शादी वाले नियम फिर उनको वो जो वहाँ पे जिनका खेड़ा है, जिस खाप का खेड़ा है, उस वाले मानने पड़ेंगे। अच्छा। तो मतलब क्योंकि वो जैसे गोची में आ गए, हाँ, तो फिर वो एलावतों से शादी नहीं हो सकती उनकी आगे जाके। जाखड़ वो तो वैसे भी नहीं हो सकती। मतलब अगर देखा जाए 3 जनरेशन मानते, पहले तो 7 जनरेशन था कि अगर आपके माँ का गोत्र जो है वो 7 जनरेशन तक, तो उसमें तो एलावत आ ही गया, तो वो वैसे ही नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे जाखड़ और एलावत हैं। अब हो सकता है कि दिल्ली का जो कोई एलावत परिवार रह रहा है और कोई राजस्थान का जाखड़ परिवार है, वो शादी कर लें, उस पर कोई इशू नहीं है। हाँ। लेकिन जो गोची का जाखड़ है वो एलावत से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाईचारा हो गया, वो भाईचारा हो गया। ये डिफरेंस है। अच्छा। एक आप वो भी बता दो जो सोशल वाला जो एस्पेक्ट है, कि भाई जैसे एक फंक्शन में किस तरीके से सबका इन्वॉल्वमेंट करते थे, अलग अलग सब जीमने जाते थे, सब जीमने बुलाए जाते थे, चाहे कोई भी कास्ट थी। वो अपने जो भी, पहली बात तो किसान की जिम्मेवारी होती थी जजमान के तौर पे कि उसकी बेटी की शादी कराए, उसमें वो सपोर्ट दे। तो एक गांव का एक जजमान होता था? ना, हर एक परिवार जजमान। यही तो खास बात है। हमारे यहाँ पे कोई वो राजा नहीं था, कोई ठिकानेदार, सब चौधरी हो रहे, सब चौधरी थे। तो हर एक तब से ही चली आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो उसका वो उसके साथ परिवार जुड़े होते थे दूसरी जाति के। तो अब डिपेंडिंग ऑन उसकी जो माली हालत, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो हो सकता है उसको ज़रूरत पड़े। तो अगर वो कहता है इसको किसान को कि भाई बेटी की शादी करनी है, तो ये नहीं कह सकता कि भाई देख लेना। ये कहेगा हाँ भाई बता, तो उस हिसाब से और वो फिर करेगा उसकी मदद। दिस वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बार्टर। ये भी एक बार्टर ही था कि भाई हाँ, तो हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो न्योता आएगा, उसके यहाँ पे जीमने कोई ना कोई जाएगा, मतलब उसके शादी में शामिल होएगा। तो वो छुआछूत वाली बात नहीं थी। नहीं, एक इसमें ये भी है, जैसे नाई हो गया या और सब हो गए, उनको किस तरीके से कस्टम्स के थ्रू जोड़ा रख, भाई होता है ना सूट देना और वो सब। अपने यहाँ तो गीत हैं, वो एक बेटी कंप्लेन करती है कि माँ तने मेरा कित ब्याह दिया, और वो माँ कहती है जी बेटी हमारा कोई कसूर नहीं है, वो नाई और बामण का कसूर है। वो उनकी सगाई करा के आते थे। हमारे मतलब सगाई शादियाँ कराने का मेन जिम्मेवारी नाई की और ब्राह्मण की होती थी। वो बताते थे आके कि जी ये आपके बेटी के लिए ना वहाँ पे वो रिश्ता है, तो कहो तो बात चलाएं। ये कहते थे हाँ भाई ठीक। तो वो ये देखना कि हाँ भाई दोनों बराबर से के हैं, वो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, उनका एक सोशल उनकी ड्यूटी में शामिल था।
बिल्कुल। और मतलब अब तो थोड़ा सेरेमोनियल हो गया है कि भाई नाई और ब्राह्मण भी आते हैं और उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी में। अब तो फिर वो लेकिन रिचुअल है। हाँ, रिचुअल सा हो गया है अब तो, एक मतलब खाना पूर्ति वाली बात। जो एक्चुअली शादी करवाते जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन और उनसे पहले तो सारे नाई और ब्राह्मण ही बिल्कुल करवाते थे शादियां। बिल्कुल होती थी। बिल्कुल। तो और भी मतलब हर कास्ट का मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से ना जुड़ाव होता था। अगर शादी ब्याह है, फंक्शन है, तो किसी के सूट देने में चाहे और एक्सचेंज गिफ्ट्स बेसिकली। तो एक तरीके से एक सोशल सेफ्टी नेट आप कह सकते हो, उसको देख सकते हो कि सबको एक तरीके से जो भी किसान परिवार है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये ना एक वो उस समय जब ये ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने नोटिस की ये बात और इन्होंने रिमार्क की है कि जी एक गांव के ऊपर कलंक था ये कि अगर उसमें से कोई भी नॉन एग्रेरियन कास्ट का परिवार चला जाए, अच्छा, उठ के चला जाए कि जी मेरा यहाँ पे या तो भाई मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है या मेरा काम यहाँ पे नहीं चल रहा है, और वो मान लो आपका खाती उठ के कहता है कि जी हम तो चल पड़े, यहाँ अपना गुजारा नहीं है, तो उस गांव पे कलंक था। अच्छा। हाँ, कि अरे तुम तो अपने उनका भी नहीं ध्यान रख सकते। अब थोड़ा सर जैसे हम एक्चुअली में हुआ क्या था 18वीं शताब्दी में उस पर बात करते हैं। तो जो 1700 है बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, इसमें क्या किस तरीके का हरियाणा है, मतलब कौन कहाँ राज कर रहा है, क्या डेमोग्राफी है। तो एक स्नैपशॉट जो है हरियाणा का 1700 के आसपास, वो क्या है? 1700 का हरियाणा जो था वो एक स्टेबल सी जगह थी, क्योंकि औरंगजेब अभी जिंदा था और औरंगजेब की पकड़ थी। वो बेशक बैठा दक्कन में था लेकिन उसकी पकड़ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे मजबूत। लेकिन 1707 में जैसे ही वो गुजरता है उसके बाद बड़ा जल्द तेजी से बात पलटने लगती है, जो है सिस्टम वो बिखरने लग जाता है। उसमें कमजोरियां उसके समय में आनी शुरू हो गई थी। जैसे अपने यहाँ पे 1669 में ये जो मथुरा सरकार है जिसके अंदर अपना ये फरीदाबाद पलवल वाला इलाका भी आता था, यहाँ पे जाटों ने विद्रोह किया था। उसके कुछ साल बाद सतनामियों ने नारनौल में विद्रोह किया था। तो एक सुगबुगाहट थी पूरे समाज में कि भाई बात ठीक नहीं चल रही है, वो जो सिस्टम थे वो हिल रहे थे। तो आप अगर 1709-10 का हरियाणा लो तो इसमें आपको मिलेगा कि चूड़ामन, जो जिसको एक तरह से श्रेय जाता है भरतपुर का राज्य स्थापित करने का, वो एक्टिव हो रखा है आगरा दिल्ली रोड पे। क्योंकि इस रोड पे कंट्रोल उसको इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ से उसको टैक्स मिलेगा, वो राहदारी लेगा, जिसको राहदारी कहते थे, रोड टैक्स। तो वो इस पे एक्टिव है। अब इसके साथ जुड़ते हुए इलाकों में उसको अपने आदमी चाहिए जो उसके साथ सहमत हो। तो जैसे ये तेवतिया थे इधर बल्लभगढ़ के, ये भी उसके साथ जुड़े हुए थे। एक हाथी सिंह बड़गुजर होता था बादशाहपुर का, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक और ग्रुप था जैसे नंदराम अहीर, वो जो मुगल जो थे इसके उमरा, जो दिल्ली में मतलब उसके जो मेन तुरानी और ईरानी ग्रुप थे, उनमें से तुरानी ग्रुप के साथ यानी टर्की वालों के ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ था। तो साउथ ईस्ट वाले हरियाणा में, साउथ और ब्रज वाला जो हरियाणा है अपना, इसके अंदर आप एक ये उस टाइम की चर्निंग देखोगे जिसके सेंटर में है चूड़ामन। फिर आप आ जाइए जो है ये इलाका अपना रोहतक और बाकी का। अब क्या था कि रोहतक और हिसार, रोहतक, महम, हिसार, ये इलाका माना जाता था जोर तलब। जोर तलब का मतलब है कि डिफ़िकल्ट टू गवर्न, इसमें गवर्नेंस थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे कुछ इलाका था जिसके अंदर रांगड़ बड़े स्ट्रांग थे, कुछ इलाका था जिसमें जाट बड़े स्ट्रांग थे, और ये लोग एज ए मैटर ऑफ रूटीन ये स्टेट को रेजिस्ट करते थे। तो
यहाँ पे वो जो नाजिम जो भी लगता था उसका काम मुश्किल ही रहता था। नॉर्थ हरियाणा में था वजीर खान नाम का जो सिरहिंद का फौजदार था, वो कंट्रोल किए हुए था। जो आज के दिन सिरसा फतेहाबाद या उससे आगे का इलाका आप जो लो, जिसको भटियाना कहते हैं, वहाँ था शाहदाद खान जो कसूर का नवाब था। उसको उसके जिम्मेवारी में ये इलाका आता था। हांसी और इसके आसपास का इलाका था, एक मिर्ज़ा परिवार था, उनके पास था ये इलाका। वो अजीम बेग नाम का मिर्ज़ा बहुत लंबा जिया, वो लगभग 100 साल से ऊपर का मरा है वो जाके। तो वो ये लगभग काफ़ी समय तक वो इसको कंट्रोल में रखा है। जहाँ तक दिल्ली और इसके आसपास लगता हुआ इलाका है, जैसे झज्जर है, झज्जर का क्या था कि ये आम तौर पे जागीर रहती थी किसी ना किसी ब्लड प्रिंस की। वो खुद इसमें कभी नहीं आगे रहता था, वो दिल्ली में ही रहता था। तो यहाँ पे वो कलाल थे, कलालों के बाद बलोच थे, उनको वो इस्तेमरारी दे देता था, वो उसका किराया पहुँचाते रहते थे। और वो तो ये मोटे तौर पे, और जहाँ तक दिल्ली और इसके आसपास बहादुरगढ़, नरेला, नजफगढ़, ये वाले जो हिस्सा है, इसके अंदर ज़्यादातर गांव थे तेउल। तेउल का मतलब है कि उनका जो भी टैक्स था वो सीधा बादशाह को भेजता था। उसने वो अपने परिवार में बांट रखा था, इस बेगम को ये 2 गांव हैं, उस अच्छा, हाँ, इस ढंग से। तो वो मोटे तौर पे ये तो ये दिल्ली देहात बेसिकली, दिल्ली और ये देहात, उससे आसपास के हाँ, एरिया। तो ये आमतौर पे तेउल और माफ़ी मतलब ऐसे इलाके जिनको किसी धार्मिक स्थल, जैसे निज़ामुद्दीन चिश्ती के लिए उसने कोई गांव दे दिया, इस ढंग से। अच्छा, तो ये दिल्ली के गांव ज़्यादातर तेउल और माफ़ी थे। और डेमोग्राफिक्स क्या था पूरे हरियाणा का इस टाइम पे? कौन सी क्या पॉपुलेशन थी, कौन सी कास्ट का कितना परसेंटेज था? 1700 में आप अंदाज़ा ये रहेगा कि हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 30 से 40 लाख के बीच में थी। अच्छा, और इसमें थे लगभग 22% जाट, लगभग 26% मुस्लिम, जिनको बांट सकते हो आप। रांगड़ थे लगभग 5.5% के आसपास रांगड़ होंगे, लगभग 4% के आसपास मेव रहे होंगे। और बाकी बलोच थे, पठान भी थे, शेख थे, कसाब थे, कसाई थे, ऐसे इनकी सारी कास्ट मिला के लगभग इतना नंबर इनका आता था। सबसे बड़ा उसमें रांगड़ थे, सबसे बड़ा ग्रुप रांगड़ था। ब्राह्मण थे वो आप मानो लगभग 8%, और बनिया लगभग 6% होंगे मोटे तौर पे। ज़मीन की ओनरशिप थी, जाटों के पास थी लगभग 62% जो ज़मीन थी, रकबा वो जाटों के पास था। उसके बाद राजपूतों के पास लगभग 22-23% था। 22-23%? हाँ, रांगड़ों के, रांगड़ और हिंदू राजपूत दोनों को मिला के। अच्छा, तो इनके पास, हाँ, इनके पास औसत होल्डिंग जो थी इनकी बड़ी थी, औसत जाट होल्डिंग से इनकी, मतलब हाँ, क्योंकि काफी बड़ी होनी चाहिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि 10% के आसपास पॉपुलेशन रही होगी हिंदू राजपूत प्लस रांगड़। हाँ, और उसमें अगर आप 26% अगर आप कह रहे हो 22%, हाँ, मतलब आप यूँ मानो कि अगर एक जाट के पास औसत 2.5 एकड़ थे तो एक रांगड़िया राजपूत के पास 3 एकड़ थे। अच्छा, मतलब मार्जिनल था बट ज्यादा था। मार्जिनल था पर ज्यादा था। और अहीरों के पास भी होगी जमीन? नहीं, अहीरों के पास बहुत कम जमीन थी। ज्यादातर अहीर बांटे पे खेती करता था। अच्छा, साउथ हरियाणा में भी इनका जो एक्चुअली ये जो थे ना, जो खुद क्या था कि अहीरों का एक अलग सिस्टम रहा है, इनका सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम अलग रहा है। ये एकमात्र जाति है हरियाणा में जिसका एक ट्रेडिशनल हेड रहा है। इनका एक परिवार हेड रहा है, जो बोलनी वाला परिवार है, ये इनका हेड रहा है। क्या है ये? बोलनी? हाँ, बोलनी गांव से है ना इनका निकास। अच्छा। जिसके ये आज के दिन कई हिस्से बने हुए हैं, रावेंद्र जीत,
एक और वो कौन है, क्या नाम है उसका, है एक अर्जुन या कुछ ऐसा नाम है। तो ये कई हैं जो बाद में कोई नंगली पठानी का बन गया, कोई रामपुरा का बन गया, कोई। अच्छा। पर एक्चुअली इनका जो ओरिजिनल निकास है, मतलब अगर आप इनको बाकी हरियाणा की भाषा में कहो तो इनका खेड़ा जो है वो बोलनी है। ओके। तो इनको बोलनी परिवार भी कहा जा सकता है। तो ये इनका हेड रहा है ट्रेडिशनली बोलनी परिवार से, ठीक। जो बाकियों में नहीं था। मतलब हरियाणा के इवन राजपूतों में कोई ट्रेडिशनल हेड नहीं था। उनका वही पंचायत सिस्टम, जैसे जाटों का, रांगड़ों का, राजपूतों का सेम सिस्टम था हरियाणा का। इनका एक सिस्टम था जिसमें इसी परिवार से इनका चौधरी बनता था। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो मतलब गैल्वेनाइज करना आसान होता है जब आप एक को फॉलो करते हो, राइट? हाँ। अगर पूरी कम्युनिटी एक आदमी को फॉलो कर रही है या एक गांव की लीडरशिप को फॉलो कर रही है तो सब एक साथ आना आसान है। लेकिन अगर आप हर एक गांव में और एक घर में एक अलग से चौधरी बना हुआ है तो फिर वो तो कोई किसी की सुनेगा नहीं। ये जो इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट है ना, हर एक एस्पेक्ट में आपको दिखेगा, आज भी दिखेगा। काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जाट बॉय और गर्ल चूजेस, उसमें भी आपको दिखेगा। वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्सेल करते हैं, टीम स्पोर्ट में कम एक्सेल करते हैं। देख लो आप, आज के दिन देख लो। हाँ। तो ये है पॉलिटिक्स में तो दिख ही रहा है। हाँ, पॉलिटिक्स में तो है ही है। तो ये सिर्फ एक मतलब ये थे काफी इंटरेस्टिंग। और ये मतलब जैसे राजपूतों में भी ऐसा ही होता था। हरियाणा के राजपूत अलग थे। हरियाणा का राजपूत, हरियाणा का रोड, हरियाणा का रांगड़, हरियाणा का मेव, हरियाणा का जाट, सेम प्रॉब्लम, सेम या प्रॉब्लम कह लो या अच्छा ही कह लो। हाँ। जो आपको कहना है, लेकिन टाइम के हिसाब से अलग अलग। हाँ, इनका वो कभी वही आपके काम आ जाती है, कभी आप मार खाते हो उसमें। बिल्कुल, मोर डेमोक्रेटिक बट डिफिकल्ट टू गवर्न। तो इनका ये था। तो इनके ये थे कि जो गांव तो वो उस परिवार ने बसाए, उनकी जमीन की ओनरशिप तो उस परिवार की थी। जो अहीरों के गांव, उन्होंने खुद कोई जमीन, मतलब कोई जंगल तोड़ के बनाई, कोई नया गांव बसाया, वो वहां पे उनकी ओनरशिप खुद की थी। लेकिन इस्तमरारी बोलनी परिवार के पास ही रहती थी। इस्तमरारी मतलब रेंट एजेंट, मतलब जैसे जाटों में तो ये था ना कि भाई ठोड़ेदार बदल जाएगा, हो सकता है इस बार एक्स हो, लेकिन इसके मरने के बाद वो वाई परिवार के पास चला जाए। इनके यहाँ पे वैसा नहीं था। इनके यहाँ पे जो इस्तेमरारी थी वो फिक्स थी। तो ये डिफरेंस था। सिर्फ ये एक कम्युनिटी थी हरियाणा में जिसका। तो वो क्या टैक्स लेते थे? इस्तेमारी क्या होती है? इस्तेमरार का मतलब होता है, हाँ, रेंट कलेक्टर। एक तरह से मैं इसका सबसे नजदीक का उदाहरण दूं तो टोल बैरियर पे जो ये नहीं ठेकेदार बैठता, अच्छा, आने जाने वाली गाड़ियों से टैक्स लेगा, ठीक, और उसके बदले में उसको कुछ परसेंटेज रख लेता है वो, बाकी वो सरकारी खजाने में देता है। ये इस्तेमरार का काम था। एक एरिया जो बाकी हमारे डिस्कशन में जो कई लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि नॉर्थ हरियाणा की ज़्यादा बात नहीं करते हो आप, सारे वहीं रोहतक झज्जर में ही घूमते रहते हो। तो हमने साउथ हरियाणा की डिस्कस कर ली। साउथ हरियाणा में ब्रिज वाला जो एरिया है उसकी डिस्कस कर ली। मेवात का तो ऑफकोर्स। नॉर्थ हरियाणा की भी कहीं ना कहीं आपने बोल दिया, सरहिंद वाले एरिया में वो आता था, वजीर खान था। जींद तक भी आप उसी में कहीं ना कहीं लगा। सोशली अगर आप देखो ना तो नॉर्थ हरियाणा में उस समय रांगड़ डोमिनेट थे। हाँ, ये भी एक क्लीन सेपरेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि रांगड़ और राजपूत वो नॉर्थ हरियाणा में डोमिनेट कर रहे हैं, और उससे नीचे फिर जाट आ जाते हैं, और उससे नीचे फिर अहीर आ जाते हैं। नो, एक्चुअली अहीर पॉपुलेशन वाइज मैं कह रहा हूँ। हम पॉपुलेशन वाइज भी ऐसा नहीं है। जिसको आप चलो इसको आप समझिए पुराने गुड़गांव के हिसाब से, हम पुराना गुड़गांव जिला लेते हैं, उसमें ये सारा मेवात, अहिरवाल ये सब आ जाएगा। इसमें क्या था कि इसको बिघौत भी कहते हैं, जो अहिरवाल कहते हैं। अगर आप किसी मेव से बात करोगे तो इसको बिघौत बोलेगा। अच्छा, यहाँ की भाषा को बिघौती बताएगा। जो अब जो ये एरिया है ना, ये आप यूं मानो कि इसका जो टॉप पोर्शन है वो एक तरह से आप इसको एक तीर की तरह मानो कि ये दिल्ली की तरफ है। इसका एपेक्स मान लो आप नजफगढ़ के पास, वहां से ये थोड़ा खुलना शुरू होता है। लेकिन बीच बीच में और जातियों के भी गांव हैं, कहीं पे गुजरों के, कहीं जाटों के, कहीं कहीं। अब
और कहीं पे पठानों के। अब जब आप पटौदी से नीचे उतर जाओगे तो अहीरों का ग्रुपिंग आ जाएगा रेवाड़ी के चारों तरफ। तो अहीरवाल का असली क्षेत्र ये है। आप और थोड़ा नीचे जाओगे तो आजकल जहाँ वो मनेठी, जहाँ पे वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है लगभग, एम्स, हाँ वो एम्स वाला, लगभग वहाँ तक जाते जाते पॉपुलेशन फिर से चेंज होने लग जाएगी, पॉपुलेशन रेशियो। अब राजपूत वगैरह आने, गुजर एक साइड में राजपूत आने शुरू हो जाएंगे। और आप वो जो दौसी हिल्स जिनको कहते हैं उनको एक बार क्रॉस कर जाओगे तो फिर राजपूत मेजॉरिटी में आ जाएंगे और उसके बाद जाट होंगे और ये हो जाएंगे। लेकिन उससे ऊपर अगर आप आओगे तो कनीना वगैरह एरिया में फिर आपको ये अहीर मिल जाएंगे। तो एक तरह से ये आप यूँ मान लो कि एक इलाका है स्टार शेप्ड रेवाड़ी के चारों तरफ जो अहीरों का है। मेवात जो है जो इसको 3 तरफ से घेरता है। ऊपर से आप शुरू कीजिए बादशाहपुर झाड़सा जो गुड़गांव का हिस्सा है, आज के दिन तो गुड़गांव में मिला हुआ है। तो पटौदी के बाद बोहरा के बाद बादशाहपुर झाड़सा, बादशाहपुर झाड़सा के बाद सोहना से फिर आप अरावलीज के साथ साथ घूमने लग गए और आप चले जाओगे अलवर तक। इस पूरे एरिया के अंदर अदर कास्ट डोमिनेंट है। तो ये इसका सोशल मिक्स है। काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स है इसमें। हाँ, सब चीज़ का मिक्स है इधर। हाँ बिल्कुल। और सोना से इसलिए एक राजपूत एमएलए भी होते थे ना, अब तो उधर उनकी पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है। हाँ वो अब तो खैर इनमें सभी जगह डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बट दिस वाज ये उस समय का। तो अब तो खैर पूरे सभी मिक्स हो गया ना, अब तो पूरा शहर बन गया वो। तो आप अगर 1700 में देखो ना, तो आप अगर रेवाड़ी से चलो, रेवाड़ी के पास के इलाके में बोलनी और उसके आसपास के इलाके में नंदलाल अहीर है, और ऊपर आए तो पटौदी के आसपास आपको ये बलोच मिल जाएंगे। ये जो फरुखनगर और पटौदी वाले ये इस इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं, जो कि चले गए 47 में। हाँ, आप और ऊपर आओगे तो भाई बादशाहपुर झाड़सा ये गुजर डोमिनेट कर रहे हैं। हाथी सिंह गुजर, बड़ गुजर जो था वो है। लेकिन बड़ गुजर वो तो राजपूत था ना। दोनों क्लेम करते हैं। ओके। कुछ भी मान लो। और आगे चले जाओ तो आप सोना वगैरह, सवालिया मेव था उसके आजकल भी आपको गीत उसकी वीरता के सुनने को मिल जाएंगे आपको। उधर से घूम के आप फिरोजपुर झिरका वगैरह चले जाओ, वो भी खानजादा और मेव दोनों मिलेंगे। और इनमें जो, और अगर आप और परली तरफ चले जाओ प्लेन वाला एरिया, तो वो फिर ये तेवतिया जाट आ जाएंगे। आप पलवल में चले जाओगे तो फिर वो मुसलमान आ जाएंगे। और इन सब में से सबसे पावरफुल था चूड़ामन। आप अब अगर उधर की तरफ चलोगे, जीटी रोड बेल्ट पे जो था, आप दिल्ली से चलोगे तो जाट एरिया था, वो तेउल वगैरह, माफी गांव, ये नरेला बवाना वगैरह वाला एरिया, नारा नारी दैयाओं का एरिया आ जाएगा। फिर उससे ऊपर आप जाओगे तो ये जगलान और मानो का एरिया आ जाएगा, बला वगैरह वाला एरिया। पानीपत उस समय एक बड़ा शहर था जिसके अंदर इस्लामिक टीचिंग्स का बड़ा सेंटर था। और उसके बाद उसके आप वेस्ट में जाओगे तो भाई रांगड़ों का एरिया आ जाएगा। वो एक वहाँ पे स्क्वायर सा बनता है, धातरा, छातर और ये गांव मिला के उनका गढ़ था मेन। और आप उससे ऊपर जाओगे तो फिर ये सिद्धू, समन्ना वगैरह के आसपास, वहाँ पे ये सिद्धू जाट जो थे वो थे। और भाई रांगड़ के भी वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग गांव थे। उसके बाद आप फिर घग्गर के साथ साथ नीचे को आओ तो आपको फिर ये पछाड़े मिलेंगे, भाटी मिलेंगे। तो राजपूत, हिंदू राजपूत बेसिकली। पछाड़े और भाटी मेजॉरिटी तो मुसलमान थे। अच्छा, तो वो रांगड़ी हो गए ना। वो अपने आप को रांगड़ नहीं कहते, वो अपने आप को भाटी कहते हैं। अच्छा, बट थे मुस्लिम वो। हाँ। तो बेसिकली मतलब एक तरीके से जो नॉर्थ हरियाणा का है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है रांगड़ या राजपूत। और ये जो बागड़ी वाली जो बेल्ट है जो आपका हिसार से भिवानी और ये नीचे तो शाम लोहारू तक आती है, इसमें भी काफ़ी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन होती थी राजपूतों की। उसमें नहीं, ये बाद में आएगी। ये आएंगे 1700
1780 के बाद, 1783 के बाद, जो आज के दिन आप पॉपुलेशन देख रहे हो ना इस एरिया की, ये सन 1783 के बाद की है। वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड। तो ये हमने डिस्कस किया कि 1700 के आसपास क्या क्या पोजीशन थी, कौन सी कास्ट कहाँ थी ज़्यादातर, और कौन कहाँ पे राज कर रहा था। अब इसके बाद ये आते हैं कि बहुत सारे जो 18वीं शताब्दी है हरियाणा में, उसने इतना ब्लडशेड और इतना संघर्ष और इतना मतलब क्या कहें कि मौतें देखी हैं, बहुत बड़ा संघर्ष देखा है। तो वो उसकी थोड़ी बात करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। एक तो नेचुरल और मैन मेड, बेसिकली दोनों ऐसे बड़े फैक्टर्स रहे। तो हम पहले वे मैन मेड वाली बात करते हैं, जो राजाओं के दमन रहा, जो मुग़लों का आप शुरुआत कर सकते हो, सिखों का बाद में आना शुरू हो गया, उसके बाद फिर मराठाओं का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहा और किस तरीके से उन्होंने राज किया, जो एक फिर हम आएंगे कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ये बताइए कि जो आम, जैसा आपने कहा कि क्योंकि ये कृषक प्रधान था, तो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर था और उसी से सारा पूरा इकोनॉमी सस्टेन हो रहा था, पूरा गांव सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम सस्टेन हो रहा था। तो मुग़लों का, क्योंकि ये खलीसा लैंड जो बोलते हैं, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था ज़्यादातर एरिया, तो उनका क्या सिस्टम था और कितने लोग मतलब परेशान थे या क्या थे, उनके क्या संघर्ष हो रहा था मुग़लों के साथ? देखो, जैसे मैंने बताया कि इस एरिया को माना जाता था जोड़ तलब। जोड़ तलब मतलब हासिल, एक एरिया होता था जिसको हासिल कामिल कहते थे, मतलब हासिल कामिल आसानी से जो आसानी से मिल जाएगा, और एक इलाके को कहा जाता था जोड़ तलब। हरियाणा जो था वो जोड़ तलब एरिया माना जाता था कि भाई यहाँ पे किसान जो 90% जो आपका रेवेन्यू था वो कृषि से आता था। जो तो किसान अगर आपका आराम से दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो जोड़ तलब। हरियाणा का किसान जोड़ तलब रहा है। अब ये जो सेंचुरी है, जैसा मैंने बताया था ना कि जब सन 1700 में आप मान सकते हैं पॉपुलेशन 30 से 40 लाख के बीच में, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आता है 100 साल बाद, तो यहाँ की पॉपुलेशन थी 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख, मतलब एग्जैक्ट तो हमें नहीं कहना चाहिए, तो आप यूँ कह सकते हो 5-7 लाख। अच्छा, हाँ, मतलब एग्जैक्ट ही होगी लगभग 30-40 लाख और 5-7 लाख। इतना तो कहाँ गए ये लोग इतने सारे? ये सारे इस दौरान नेचुरल कॉजेज या मैन मेड कॉजेज के कारण मरे। अब ये जो है, ये एक जैसे गांव विलेज रिपब्लिक हमारी विशेषता है, ये भी एक विशेषता है कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ और आपको इसका कहीं इतिहास में जिक्र नहीं मिलेगा। तो इसको स्टोइक बिहेवियर बोला जाएगा या एक तरीके से एमनीशिया बोला जाएगा? हिस्टोरिकल एमनीशिया और स्टोइक बिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ लोकल। हाँ। कि उसको तो ये था कि भाई ये तो हमारे हमेशा से नियति रही है, और हिस्टोरियंस का आई वुड कॉल इट अ लेजीनेस ऑन पार्ट देयर पार्ट के, और मे बी दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, दे डिड नॉट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट इनफ कि एक समाज को इतना नुकसान हो गया और उनको कोई जिक्र नहीं है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि हाँ ये हुआ है, और ये दोनों कारणों से हुआ है, मैन मेड भी और नेचुरल भी। जब सिस्टम खत्म होता है ना, तो लोगों को नहीं पता है, समझ में नहीं आता बगैर जिए कि जब सिस्टम खत्म होता है तो क्या होता है। जब अफरा तफरी, अनारकी या जब फैलती है तो होता क्या है असलियत में, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में क्या रियलिटी होती है, लोगों को नहीं समझ में आती बगैर जिए। 1707 में औरंगजेब मरा, उस समय तक एक वो बेशक अन्यायी था लेकिन एक स्टेबल सिस्टम था। आपको उस सिस्टम का पता था ये कैसे काम करेगा। वो सिस्टम बाकियों को नहीं खड़े होने दे रहा था, वो खुद एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो किसी और को एक्सप्लॉइट नहीं करने दे रहा था। अब जब ये सिस्टम कोलैप्स हुआ, तो एकदम से तो नहीं कोलैप्स हुआ, धीरे धीरे कोलैप्स हुआ। तो लेकिन इसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण आम व्यक्ति को बहुत नुकसान होता है। अब जैसे फर्रुख शियार आता है, फर्रुख शियार की जो सियार जो होता है ना, गीदड़, तो एक तरह से उस व्यक्ति का चरित्र भी गीदड़ वाला ही था। वो
जो उससे कमज़ोर था उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, और जो उससे मजबूत था उसके सामने वो सरेंडर कर देता था। अब वो समय था जिसमें उसकी मुठभेड़ होती है बंदा बैरागी से। बंदा बैरागी कहने को आज आप किसी से हरियाणा हिंदुस्तान में बात करो तो वो बात करेगा कि वो तो पंजाब में हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली बंदा बैरागी का जो एक्चुअल क्रम क्षेत्र रहा है वो हरियाणा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे उस समय जो विद्रोह हुआ है, जो बंदा बैरागी ने जिसका नेतृत्व किया है, और उसमें ये जो अपना किसान हैं, किसान और चमार, ये वर्ग आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। चूड़े उसकी सेना में बहुत थे। तो ये इन्होंने विद्रोह किया तो जो सिस्टम था उसने भी इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की है। तो गांव के गांव उजड़े हैं, गांव के गांव जले हैं। बंदा बैरागी ने अगर रांगड़ों के गांव को उजाड़ा तो भाई उसके बाद फर्रुखसियार ने वही काम हिंदुओं के गांव के साथ किया। तो उसके बाद क्या है कि ये सिस्टम, फर्रुखसियार ने एक तरह से इस सिस्टम को बहुत हॉलो कर दिया। उसका अपनी ही प्रजा से, उससे मेन टैक्स देने वाला कौन? किसान। और वो किसके साथ मारकाट मचा रहा है? किसान के साथ। तो वो उसका सिस्टम डगमगाना ही था। उसके जो ग्रुप थे दरबारियों के, उनके बीच में आपस में प्रॉब्लम। तो एक दरबारी ने उठा के नॉर्थ हरियाणा वाला हिस्सा पकड़ने की कोशिश की, दूसरे ने साउथ हरियाणा वाला पकड़ने की कोशिश की। और फिर आता है नादिर शाह सन 1739 में। तब तक सिस्टम फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल है। विद्रोह हो रहा है, उसको दबा दिया जाता है, लोगों को नुकसान होता है, वो फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। 1739 में आप यूं मान सकते हो कि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो एक तरह से उसके बाद बादशाह आलम अज दिल्ली ता पालम, इतना सा रह गया। दिल्ली से पालम तक का उसका राज्य रह गया टाइप। वही तेउल गांव उसके रह गए, बाकी सारा उससे निकल गया। अब अफरा तफरी का एक अलग ही लेवल शुरू हो जाता है सन 1740 के बाद। इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं, कहीं पे कोई रॉबर बैरन खड़ा हो रखा है, कहीं पे कोई जो खुद जो इसके उमरा है, मतलब जो दरबारी हैं मेन, वो एक दूसरे के गांव को लूटते हैं। रोहिल्ला जो हैं वो दोआब से निकल के इधर हमला कर रहे हैं, इधर से लोग जाके उस तरफ हमला कर रहे हैं। तो नारा नारी के दयाओं ने उठा के जब नादिर शाह जा रहा था तो उसके काफिले को लूट लिया। इस ढंग से एक तरह से पूरा अफरा तफरी का माहौल ये हो जाता है। लेकिन इस दौरान सिख जो हैं वो क्वाइट हैं, उनका कोई वो नहीं है। मराठे भी अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। 1737 में वो एक बार आता है बाजीराव, इधर बादशाहपुर के पास एक मुगल टुकड़ी को वो हरा देता है और उसके बाद वापस चला जाता है। 1752 में वो प्रॉपरली नॉर्थ में आते हैं। उनको इस्तमरारी मिल जाती है खालिसा लैंड की, यानी कि वो अब हरियाणा में टैक्स कलेक्टर मराठे हैं बादशाह के बिहाफ पे। और 1755 से सिख भी आना शुरू करते हैं। अब ये जो दोनों शक्तियां हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं कि ये राज नहीं करना चाहती, ये राज करने की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। ये सिर्फ जो हासिल हो रहा है उसको ही हासिल करना चाहते हैं। एक तरफ है पेशवा, वो क्या करता है कि इनके बीच में जो उसके सरदार थे मेनली सिंधिया और होलकर, इनका और वो खुद का इस रंग से हिस्से बांटता है कि किसी के पास एक पूरा हिस्सा नहीं है। अब जैसे मान लो मुंड का गांव है वो पेशवा का है, तो जी बहादुरगढ़ जो है वो सिंधिया का है, और जी नरेला जो है वो होलकर का है। तो एकदम जिगजैग करके, जिगजैग उसका इंटेंशन है। ये वो जानबूझ के कर रहा है ये, ताकि उसको कंसोलिडेट करने की जगह ना मिले। और इसका नुकसान क्या है कि अब वो पेशवा वाला जो मुंडका गांव है
उसको तो सिंधिया वाला जाके उससे टैक्स लेने लगता है। वो कहता है यार कल तो पेशवा वाले आए थे, आज तुम आ गए हो। नहीं देते हैं तो झगड़ा। परसों वो होलकर वाले गांव में पेशवा वाले चले जाते हैं नरेला में कि टैक्स, तो वो कहते हैं यार कल तो वो लेके गया है होलकर वाला। तो एक तरह से लोगों का राज व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। एक ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो जो आम किसान है या गांव वाला है उसका राज व्यवस्था से विश्वास उठ गया। अब सिख आता है, वो कहता है मेरे को राखी दो, मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। राखी क्या है कि भाई मैं फिर और किसी को नहीं आने दूंगा। वो कहते हैं भाई तू क्यों आया है, तेरा क्या लोकस स्टैंडाई है। वो मराठे तो पर्चा लिए घूम रहे हैं कि उनको बादशाह ने नियुक्त किया है, तेरे को किसने नियुक्त किया है। मैंने अपने आप को खुद को नियुक्त किया है, मैं धर्म का रक्षक हूँ, मैं तो राखी दो, नहीं दोगे तो झगड़ा होएगा, उनके साथ झगड़ा होएगा। तो हफ्ता बेसिकली, हाँ हफ्ता लेने वो आ जाते हैं। रोहिला तो पहले से ही आ रहे थे, वो अभी भी आ रहे हैं। तो उसका असर ये है कि अब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमने लड़ाई करने के बाद अगर कोई ले जाएगा तो ले जाएगा, नहीं तो देखी जाएगी। तो अब इसमें जो समय आपका खेती करने में लगना चाहिए वो अपनी प्रोटेक्शन करने में लग रहा है। अगर आपका कोई छोटा गांव है तो वो अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो लोग उठ के और बड़े गांव में आ जाने। अब खेत और भी दूर हो गए, जो पहले 2 कोस दूर थे अब वो 10 कोस दूर हो गए खेत। तो कैसे उसमें खेती करेंगे। खेती भी जब करनी है तो मान लो आप खेती कर रहे हो तो सबसे पहले वहाँ पे आपको एक मचान बनानी पड़ती है जिसके ऊपर खड़ा आदमी पहरा दे रहा है, और कि जैसे ही उसको कहीं धूल उड़ती दिखी कि अच्छा भाई वो उधर से घोड़े आ रहे हैं तो वो एकदम शोर मचाएगा और सब लोग वो खेती का काम छोड़ के इकट्ठे हो जाएंगे, लाठी उठा के, औरतें बीच में हो गई बाग। मतलब एक तरह से आप अब अपने काम में समय नहीं लगा रहे हो, अपने बचाव में समय लगा रहे हो। तो इसका असर ये पड़ता है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारी उन जगहों को छोड़ के, और सेफर, अब सेफर क्या है, सेफर तो कुछ बचा नहीं है, दिल्ली है कंपैरेटिवली, तो बहुत सारा मूवमेंट होता है दिल्ली की तरफ। अच्छा, हरियाणा से? हाँ, इन सारे इलाकों से पॉपुलेशन कंसंट्रेशन दिल्ली की तरफ होती है। तो दिल्ली में लेबर रेट कम हो जाता है, अब लेबर ज़्यादा आ गया तो दिल्ली में काम कराओ लेकिन उसको जो मन मर्जी वो दो, लोग भूखे मरने लगते हैं। जरा जरा सी बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है, अपराध बढ़ जाता है, तो ये हालत हो जाती है। तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है वो भी आता है कहीं से कि मराठाओं के खिलाफ या फिर सिखों के खिलाफ? क्योंकि आज जैसे बात होती है सिखों की बात कर लेते हैं और बंदा बैरागी की उसके साथ ही बात कर लेते हैं। आपने बुक में काफ़ी एक चैप्टर डेडिकेट किया है माधव दास बैरागी, और जो बंदा बैरागी आज बोला जाता है, और ये भी बहुत लोग सिख जो हैं वो उसको सिख ही मानते हैं, जबकि कोई एविडेंस नहीं है कि उसने सिखी में कन्वर्ट किया हो कभी। और आखिर में जब वो लड़ाई कर रहा है, जब वो पंजाब की तरफ जा रहा होता है, तो जो एक भाग है सिखों का वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, बेसिकली अबेंडन कर देते हैं उसको, एंड ही इज़ लेफ्ट अलोन बेसिकली। तो एक तरीके से वो भी है, और फिर उसके बाद जो हरियाणा के जो लोग हैं उनके साथ जो सिखों का इंटरेक्शन है, जो वहाँ से दल आ रहे हैं और उनकी भी रेड्स होती थी बेसिकली, और वो एक डिसाइडेड होती थी कि दशहरे के बाद हर बार वो करते थे। तो ये पूरा हिस्ट्री क्या है? गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद बंदा बैरागी जो था उनका कोई ना कोई संबंध तो खैर गुरुजी से था, लेकिन कन्वर्जन का कोई वो नहीं है। उसके बाद बंदा बैरागी आते हैं और बंदा बैरागी 1715 तक एक्टिव है, 1709 से लेके। तो बंदा बैरागी जो आते हैं, सबसे पहले जो रीजनेबल एविडेंस है वो ये है कि वो सबसे पहले वाया नागौर आते हैं हिसार, और हिसार में उनको लोग अच्छा रिसीव करते हैं, जो हिंदू हैं उनको काफ़ी उनके भगत बनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो सिख तो थे ही नहीं। ना कोई नहीं था हिसार में, तो ना कोई नहीं था। वहाँ से वो वाया तोशाम, भिवानी, नारनौल जाते हैं। अब इसका कारण भी दिखता है क्योंकि उस समय में ना जो बड़े सेंटर थे ट्रेड के भी और वैसे भी इम्पोर्टेंट टाउन जो थे वो नारनौल, पानीपत, झांसी यही थे। अच्छा, हाँ,
ये 3 ही जो शहर थे उस जो, पे हम आएंगे शहरों पे। हाँ, तो वो नेचुरली वो पहले मान लो हिसार हांसी आए हैं तो वो बनती है बात कि हाँ भी वो उधर आएंगे, नारनौल वो जाएंगे, वो भी बात बनती है क्योंकि वहाँ पे उसी से 50 साल पहले सतनामियों का विद्रोह हुआ था। तो अभी भी उस वहाँ के लोग उस विद्रोह को याद रखे हुए हैं। और वहाँ से वो आते हैं खांडा सीरी है खरखौदा के पास, ये एक पुराना बैरागियों का डेरा है। अच्छा। तो वो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे वो एक प्रॉपर अपना एक आर्म्ड दल, एक शस्त्र बल खड़ा करते हैं खरखोदा में। हाँ, जिसमें जो एविडेंस है कि ज़्यादातर जो उनके अनुयायी बने थे वो थे जाट, चमार, चूड़े। अच्छा। जो उस समय के मुंतकाबुल लुला वगैरह जो कंटेम्प्रेरी वर्क्स हैं पर्शियन, वो ये इन कास्ट को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि उनको बाद में पनिश भी किया गया। हाँ नेचुरली वो फर्रुखशियार फिर इनको पनिश भी करता है। तो 1709-10 में अभी तक बहादुर शाह गद्दी पे है और बहादुर शाह जो है उसकी कोशिश है कि वो किसी ढंग से जो औरंगजेब की अन्यायी नीतियां थी उनको डाइल्यूट कर दे। वो एक्चुअली चाहता है समझौते करना। तो वो इनके खिलाफ इतना कोई सेंट्रल एक्शन नहीं लेता है, फौजदार के लेवल पे ही इनसे जो सिरिंद का ये यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, फिर मुखलिसपुर जो नाहन के पास रदौर से लगभग 20 किलोमीटर पे जिसको अब लोहगढ़ कहते हैं, वहाँ पे जाके अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो वहाँ पे वो फौजदार के लेवल पे ही इनके साथ इनको कंटेन करने की कोशिश है। तो वहाँ पे ये 2-3 साल रहते हैं। उस दौरान शादी करते हैं चंबा की राजा की बेटी से और एक लड़का होता है इनके 1711 में एक बेटा पैदा होता है, शायद अजीत नाम रखा था उसका। लेकिन उसके बाद 12 में इनकी बहादुर शाह की डेथ हो जाती है और उसके बाद फर्रुखशियार के आने के बाद इनके खिलाफ प्रेशर बनना शुरू होता है मुगल्स का। तो इनको मुखलिसपुर या लोहगढ़ छोड़ के और ये जाते हैं जलंधर दोआब में क्रॉस करते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती तो ये चले जाते हैं रियासी। वहाँ पे ये लगभग 1.5-2 साल काटने के बाद फिर वापस आते हैं और वो फिर आखिरी जो इनका लड़ाई होती है और उसमें वो जो तत् खालसा जो कहते हैं, जो सिख अपने आप को प्योर सिख मानते थे, वो इनको छोड़ के चले जाते हैं और ये फिर वहाँ पे पकड़ लिए जाते हैं और उसके बाद उनकी दिल्ली के अंदर उनको मारा जाता है, उनके बेटे को भी मारा जाता है, छोटे से बच्चे को भी। तो 90% 95% जो इन्होंने लड़ाई लड़ी मुगलों के खिलाफ या और जो लोकल गवर्नर्स थे या जो रूलर्स थे वो हरियाणा में और जो सिरहिंद का थोड़ा बहुत एरिया। यस, एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि शुरू वाले टाइम में ना इनका रिलीजियस एंगल नहीं है इतना। ये एक्चुअली जब से वो सिख इनके साथ जुड़ते हैं तो फिर इनका वो रंगगढ़ गांव वगैरह को डिस्ट्रॉय करने वाला काम शुरू होता है। सिख फिर वापस इधर इस इलाके में आने शुरू होते हैं 1755 में। क्या है कि अहमद शाह दुर्रानी, जिसको अब्दाली भी कहते हैं, वो प्रेशर डाल रहा है पंजाब पे। ये जो पीरियड था 1720 और 1755 के बीच का, इसमें जो सिखों का संघर्ष रहा है, वहाँ पे मियाँ मनु वगैरह करके गवर्नर रहा है लाहौर के, वहाँ लोकलाइज था ये, सतलुज के इस तरफ कोई वो नहीं था इशू। उसके बाद जब अब्दाली आने लगता है तो वो इनको डिफीट करता है, तो ये लोग या तो चले जाते हैं, हर एक जो भी अब्दाली के साथ इनका संघर्ष हुआ है उसमें अब्दाली जीता है, कोई संघर्ष ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये लोग जीते हों। तो ये उस प्रेशर में आके या तो पहाड़ियों की तरफ चले जाते थे या ये क्रॉस करने लग गए सतलुज को। तो वहाँ से इनका शुरू होता है इस एरिया में आना। तो यहाँ पे आए हैं, इनको रसद वगैरह की तो ज़रूरत है, तो इन्होंने वो यहाँ से छीनना शुरू किया। तो इस ढंग से फिर इन्होंने ये एक एनुअल रिचुअल बन गया कि दिवाली पे इकट्ठे होना अमृतसर में, इलाके बांटने, वो बूढ़ा दल और तरुण दल के बीच में इलाके बंटने और उस हिसाब से आके वहाँ से वो राखी वसूल करना। या तो ये सर्दियों में आते थे
और उसके बाद मार्च में वापस जा। तो इनका वो जुड़ा हुआ था कि जब अब्दाली उधर से इनको प्रेशर डालेगा, ये उसके आगे आगे इधर को निकलाए और फिर वापस चले गए। यहाँ पे क्या था कि मराठे जो थे, जैसे मैंने बताया कि मराठे यहाँ के इस्तेमार बना दिए थे बादशाह ने, लेकिन उनका इंटरेस्ट गवर्नेंस में नहीं था, उनका इंटरेस्ट था सिर्फ यहाँ से पैसा कलेक्ट करने। तो वो यहाँ पे परमानेंटली नहीं थे, उन्होंने अपने थाने नहीं बनाए थे यहाँ पे, पर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं सेट किए थे। तो एक तरह से ये इलाका, इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, फ्री था फॉर ऑल। तो आते थे अपना, मराठे जो थे वो टैक्स कलेक्शन के नाम पे पैसा निकालते थे, ये लोग राखी के नाम पे पैसा निकालते, लोग फिर रिवोल्ट, लोग इन दोनों से लड़ते थे। तो आप बाई नेम में 20 नाम गिना सकता हूँ। छात्र में लोग इनको, सिखों को नहीं घुसने देते। उगरा खेड़ी को जलाया था क्योंकि वो, उसको एक घोड़ी पसंद आ गई किसी से को, वो उसको लेना चाहता था, गांव वालों ने रिफ्यूज़ किया, तो वो मारपीट हुई। अगले दिन ये ज़्यादा इकट्ठे होके आ गए, गाँव को जला दिया। वो उगरा खेड़ी को दूसरी जगह जाके बसना पड़ा। बल्ला, वहाँ का आप इतिहास पढ़ लो, वहाँ पे उनको नहीं आने देते थे। जहाँ तक मराठों का सवाल है, ये जो है नारा नारी में होलकर के खिलाफ उनका झगड़ा हुआ, अपना सांगी में मराठों के साथ झगड़ा हुआ, लठबजा, और भाई डीगल में लठबजा, प्रॉपर बैटल्स, प्रॉपर। डीगल में तो वो कोई अप्पा खांडेराव होता था, वो कोई 1 महीने तक घेर के बैठा रहा था, ये लोग भी बैठे रहे। और ऐसे ही सांगी में भी स्टैंड ऑफ हो गया था। वो बाद में उसमें वो जो था एक फ्रेंच ऑफिसर था पैरों, उसने इनके बीच में समझौता कराया। उन्होंने, गांव वालों ने कहा भाई हम नहीं देंगे, डिसाइड करो कि तुम्हारे में से कौन है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता कि आता जाता हर कोई टैक्स लेने आ जाए। तो वहाँ पे भी स्टैंड ऑफ हुआ था। सैकड़ों किस्से हैं। लाखन माजरा में वो इन्होंने ये सिखा के बैठे हुए थे, इनके ऊपर हमला कर दिया था, आसपास के गाँव ने इकट्ठे होके। लाखन माजरा तक? हाँ, पूरे आपको ये कहानियाँ जो पूरे हरियाणा में हर जगह की मिल जाएंगे, जहाँ पे सिख या मराठों के साथ गांव ने, और ये रिकॉर्डेड है। मतलब ये कोई यूँ नहीं है कि वो हुक्के पे बैठ के कोई जिक्र है, ये इतिहास में रिकॉर्डेड है। तो 2020-21 में जो राखी लेना आए थे वो तो चलो दे दी हरियाणा वाला ने वो दिल्ली तय की है। तो ये जो मराठाओं का जिस तरीके से इतिहास रहा, यहाँ पे जो काम करने गए, और जो लोकल पॉपुलेशन में एक तरीके से रेजिस्टेंस आ गया मराठाओं के प्रति, जो इस तरीके का जैसे बिहेवियर, और ये कई साल चला, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। एक ये भी था, और एक उनके जो राजा महाराजा थे, उनके जो रूलर्स थे जो यहाँ पे लड़ने आए 1761 में, जो युद्ध हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध, उसकी हार और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें भी बहुत बड़ा एक तरीके से इन्होंने जो पहले कंडक्ट था इनका मराठाओं का, उसका बहुत बड़ा एक कारण था। यस, यू सी, अब जैसे पानीपत के युद्ध को जो इतिहास में प्रस्तुत किया जाता है, वो सिर्फ ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि मराठे तो लड़ रहे थे हिंदुस्तान के लिए और दुर्रानी लड़ रहा था इस्लाम के लिए। एक्चुअली ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। वो अपने आप में एक स्टोरी है, लेकिन मेरा फोकस है कि उस युद्ध का हरियाणा पे क्या असर पड़ा। बहुत ही बुरा असर पड़ा। देखिए आप, मैंने अपनी बुक में एक उसको उदाहरण दे के डिस्क्राइब किया है। एक घोड़ा दिन में चारा लेता है, उसको चारा चाहिए, उसको दाना भी चाहिए और उसको चारा भी चाहिए। अब आप लाखों घोड़े इकट्ठे कर लो, लाखों बैल। उस समय जो ट्रक तो थे नहीं कि भी आप उसको सामान ले, बैलगाड़ियों में या ऊँटों पे सामान आता था। सैनिक जो थे या तो पैदल चलता था या घोड़े पे चलता था। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि हर एक सैनिक को अनाज राशन सरकार की तरफ से सिस्टम है, उसको बंजारों से खरीदना पड़ता था। बंजारा जो है वो, अब हर एक किस्म की गाड़ी का ना एक रेंज होता है।
जैसे आप कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी आज के दिन चलाओगे तो आपको पता है, आप कोशिश करोगे कि जहाँ पे भी हो सके, अगर समुद्री रास्ता अवेलेबल है तो मैं शिप से ही भेजूं, बाई एयर ना भेजूं। अगर सड़क और रेल के बीच में है तो मैं रेल से भेजूं, क्योंकि वो सही रास्ता। ऐसे ही ये उस समय का भी था। अब जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी लगभग 3 दिन के टर्नआउट से राउंड से ज़्यादा नहीं जा सकती। मतलब आप एक रात में चले गए, वहाँ रुक गए, अगले रात वापस आ गए। ज़्यादा खींच लिया आपने, एक रात का और सामान ले गए तो आप 2 रात चले गए, और भी ज़्यादा खींच लिया तो आप 3 रात चल लिए। उससे ज़्यादा चलोगे तो आपकी बैलगाड़ी में आपके बैलों का राशन होगा, सामान नहीं होगा। आपको और लंबा जाना है तो आपको ऊँट लगाने पड़ते हैं। ऊँट भी 15-20 दिन से ज़्यादा लंबा खींचना मुश्किल है। तो जो ये होते हैं ना कीमती सामान, वो तो आप लंबा ले जा सकते हो, लेकिन अनाज वगैरह आप कोशिश करते हो, उस समय कोशिश होती थी उसी इलाके से लेने की। अब आप यूँ अंदाज़ा लगाइए, जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अंदाज़न ये बताते हैं कि उस टाइम लगभग 1.25 लाख घोड़े दोनों तरफ थे। इतने ही दुर्रानी के और उसके लोगों के थे, इतने ही इनके। इतने तो सारे मतलब लोग होंगे ना, जैसे 1 लाख बोला जाता है। घोड़े सबके पास घोड़े थोड़ी होंगे, सबके पास कैवलरी जो सारी 100% कैवलरी नहीं थी। हाँ। लेकिन जो कैवलरी एलिमेंट था, अब जैसे दुर्रानी का खुद का जो एलिमेंट था वो प्योरली कैवलरी था। उसके साथ जो लोग जुड़े उनमें कैवलरी भी जुड़ी और इन्फेंट्री भी आई। जैसे अवध वाला आया तो अवध वाला अपने 15,000 कैवलरी लेके आया, कुंजपुरा वाले कुछ कैवलरी लेके आए, बाकी जो इनके रोहिल्ला थे ये दोआब के, वो तो इस ढंग से कुल मिला के उसके जो घोड़े इकट्ठे होते हैं वो सारे कुछ मिला मिलू के उसके लोकल एलाइज और उसके वो लगभग 1,15,000 1,25,000 के आसपास आते हैं। इतने ही मराठों के भी बनते हैं, क्योंकि मराठों की प्रॉब्लम क्या थी कि इनके साथ एक बहुत बड़ा सिविलियन वर्क चल रहा था। कोई इनके साथ पिलग्रिमेज जो मतलब तीर्थ यात्री थे वो लाखों में थे, औरतें भी थी, आदमी भी थे। तो कुछ पैदल चल रहे होंगे, कुछ घोड़े गधे पे बैठ के चल रहे होंगे, कुछ पालकियों में ऊँट के ऊपर चल रहे होंगे। तो इस ढंग से लगभग कुल मिला के इन दोनों सेनाओं के पास 2 लाख के आसपास तो घोड़े थे, 2 से ज़्यादा, और लगभग इतने ही बैल, हाथी वगैरह थे, ऊँट थे। अब आप इनका यूं देखिए, अब ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये लोग यहाँ पे रहे हैं नियरली 6 महीने, तो ये दोनों सेनाएं यहाँ रही हैं। अगस्त में दुर्रानी जो है वो अनूप शहर से निकल के और इधर को आता है, और ये लोग दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद ये कुंजपुरा जाते हैं, वापस आते हैं, और उसके बाद पानीपत में अपना कैंप लगा लेते हैं, और दुर्रानी आके इनको घेरता है सितंबर ऑनवर्ड्स। तो ये जो 6 महीने हैं उसमें तो ये लगभग सारे ही यहाँ पे पानीपत और उसके आसपास हैं। अब इनके लिए चारा लेने के लिए दोनों की पार्टियां जा रही हैं। लोग इतने परेशान हो गए कि जैसे मेरठ के पास तो कुछ लोगों ने वो जाके उनको दुर्रानी वालों को बता दिया कि वो मराठे आए हुए हैं घास काटने, तो उनका आपस में मुठभेड़ होती है और इनका एक वो वहाँ पे मारा जाता है। पानीपत के आसपास 3 ही गांव बचे थे जो उस टाइम पे लोग रह रहे थे, बाकी लोग गांव छोड़ के चले गए थे, भाग गए वहाँ से। हाँ, क्योंकि उनके जानवरों के पास चारा ही नहीं बचा। उनकी जो फसल खड़ी थी वो तो ये लोग काट रहे थे। अच्छा, जो इनका अनाज था वो सैनिक को छीनने की कोशिश कर रहे थे। सर्दियों का टाइम आया तो इनके शह तीर और कड़ियों को जला के वो गर्म रखना था उन्होंने अपने आप को। ये जो पूरा इलाका था इसके अंदर एक तरह से जो खाने का सामान, चाहे वो जानवर का चारा था चाहे आदमी का, उसका अकाल पड़ गया था। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं इनके कि भाई उस समय क्या हालत हो गई थी। पेड़ों के ऊपर पत्ते नहीं बचे थे, इतने तक वो चूंट लिए थे एक तरह से। तो इसलिए जब ये लड़ाई के बाद हार के जब ये गए हैं
तो इनको आसपास में कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि इनका बिहेवियर भी ठीक नहीं था पहले। जैसे नारा नारी में झगड़ा, डीगल का झगड़ा, सांगी का झगड़ा। हाँ, मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ लोग खुश हों मराठाओं से, क्योंकि इनका राज तो करना नहीं था, इनको बस वसूली करने आते थे, तो इनसे कोई खुश नहीं था। इनको सपोर्ट मिलने लगती है जब ये इधर वाले अपने, एक तरह से आप कह सकते हो, झज्जर को क्रॉस करते हैं। फर्रुखनगर के बलोच, पटौदी के बलोच, बहादुरगढ़ इस्माइला के बलोच, ये तो एम्बुश लगा के बैठे थे। सॉरी, ये बलोच भी और रांगड़ भी एम्बुश लगा के बैठे थे कि मराठा जो भाग रहे थे वहां से, हाँ, उनको मारेंगे। तो उसका एक काउंटर ये हुआ था कि वो जो जाटों के गांव थे उन्होंने इनको निकलने का रास्ता दे दिया कि भाई तुम हमारी तरफ से निकल जाओ। आगे जाके फिर उसने, जहाँ से भरतपुर राज्य की सीमा शुरू हुई, वो उस टाइम तक उसका राज लगभग ये रेवाड़ी शेवाड़ी सब उसके पास आ रखे थे। तो उसका वहाँ से फिर इनको, वो तो डॉक्यूमेंटेड है कि सूरजमल ने उनको दिया, पर आम जनता का इनके प्रति सहानुभूति जरा सी भी नहीं थी ना। क्यों होती? आप इनका व्यवहार देखो ना। नहीं, आम जनता का तो छोड़िए, जो लोग जैसे महाराजा सूरजमल उनके साथ जुड़ गए थे पहले, लेकिन जो बिहेवियर था भाऊ का, उसके बाद उनको छोड़ के चले गए वो। और लोगों के साथ भी, और उनके साथ तो कुछ साल पहले ही मराठाओं का युद्ध हुआ है भरतपुर स्टेट के साथ। बहुत रिलेशन बहुत ख़राब थे, लेकिन फिर भी वो जुड़े 1761 में जब युद्ध होना शुरू हुआ पानीपत का। एक जो था ना ये सिंधियाज, इनका हमेशा से थोड़ा सा व्यवहार बाकियों से बेटर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि दत्ता जी वॉज नॉट वेरी पॉपुलर, जो इनका पहले था, जो यहाँ पे मरा था दिल्ली में, यही दत्ता जी सिंधिया। हाँ, ये बुरारी घाट पे उसकी डेथ हुई थी। अब्दाली के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा था वो। एक्चुअली नजीब के सैनिक थे जिन्होंने उसको मारा था। बट एनीवे, एक उसको छोड़ दो, उसका व्यवहार थोड़ा सा अलग था। बाकी जो थे, और विशेष तौर पे महाद जी का तो बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। महाद जी सिंधिया बहुत अच्छा रहा है। उसने एक्चुअली हरियाणा में काफ़ी हद तक सन 83 के बाद, 1783 के बाद उसने काफ़ी हद तक हरियाणा को संभाला। उस पर भी बात करेंगे, बट ये पूरा हमने कवर कर लिया कि पानीपत की जो युद्ध था, तीसरा युद्ध, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि हर इलेक्शन को भी, जैसे इलेक्शन आता है तो ये बात आती है कि ये तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, और एक तरीके से कहीं ना सिविलाइजेशनल वॉर थी। अगर वो जीत जाते मराठा तो पूरे देश में मतलब मुस्लिम राज ख़त्म हो जाता, और बहुत सारी बातें हैं। बट कॉन्टेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, नागा जो ये अपने सन्यासी होते हैं, जो कुंभ में को लीड करते हैं, ये इस लड़ाई में उसकी तरफ थे, दुरानी की तरफ। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपने बुक में लिखी है वो ये है कि सिखों का एक दल था जिसने कुंभ मेले पे भी हमला किया था हरिद्वार में। यस, किया था। तो ये भी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। हाँ, ये इतिहास कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है। लोग बेमतलब में उसके बड़े नुकसान है एक्चुअली, ये जो ब्लैक एंड वाइट बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो अब आते हैं सर एक और एस्पेक्ट पे जो 18वीं शताब्दी का हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा आपने कहा कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन थी वो 30 से 40 लाख के बीच में थी, और जो घट के 5 से 7 लाख हो गई थी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था फेमाइन, जो सूखा पड़ता था, काल पड़ता था। तो वो बताइए कि वो 1783 का जो बोला जाता है संचालिसा, उसका नाम लोकल जो पार्लेंस है उसमें था, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा पूरे हरियाणवी समाज पे। और उसके बाद फिर हम आएंगे कि कैसे हरियाणा संभला। तो पहले ये बताइए कि 1783 का क्या इम्पैक्ट है। आप यूँ मानो कि जो 30-40 लाख के लगभग पॉपुलेशन थी सन 1701 में, वो सन 1760-62 जब ये पानीपत का युद्ध होता है तो वो आधी रह गई थी। अच्छा, तब हाँ, 1761-62 तक ये आधी हो गई थी। आधी हो गई थी। उसका कारण ये सब लड़ाइयाँ और ये था। ओके। तो आप यूँ मानिए कि अगर 15-20 लाख थे उस समय,
83 में अगर 15-20 लाख की जनसंख्या थी तो वो 40 उसको घटा के 5 लाख पे ले आएगा। इसका इतना भयंकर असर हुआ था। सन 40 इसको आम भाषा में, क्योंकि संवत के हिसाब से ये 40वां साल बनता था, तो इसको सन 40 कहते हैं। हालत ये हो गई थी कि पूरा जो आज के दिन हिसार, सिरसा, ये पूरा जो एरिया है, भिवानी वगैरह मिला के, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 गांव थे जिनमें जनसंख्या बची थी, नहीं तो सब सिर्फ 10%। 10 गांव 10 गांव बस, पूरा बागड़ पूरा बागड़ खाली हो गया था। अच्छा। हिसार बिल्कुल खाली हो गया था, हिसार शहर जो था वो बिल्कुल खाली हो गया था। और इधर हमने देखा कि ज्यादातर कौन रहते थे, मतलब हिसार में तो कोई नहीं रहता था। वो रांगड़ अपने जब जानवर वगैरह चराने वहाँ पे जाने लगे तो वो वहाँ पे रुक जाते थे उन दिनों में। वो जो फिरोज शाह तुगलक का वो जो फोर्ट सा है उसमें, बाकी शहर में कोई आबादी नहीं थी। भिवानी में कोई आबादी नहीं थी। हांसी बसा हुआ था लेकिन बिल्कुल उजाड़ हालत थी। गांव तो जैसे मैंने बताया कुल मिला के 10 गांव थे, उनके नाम हैं, वो ही गांव बचे हुए थे, बाकी कोई गांव में आबादी नहीं थी। उससे आगे आओ तो जो ये रोहतक वगैरह वाला एरिया था, इसमें कुछ गांव छोड़ दिए गए थे, सारे नहीं छोड़े गए थे, लेकिन कुछ गांव यहाँ पे भी छोड़ दिए गए थे। मोटे तौर पे ये है कि 100 में से 75 गांव जो थे वो या तो खाली हो गए थे या बर्बाद हो गए, मर गए लोग, मतलब 25 गांव ही बचे हैं जो बसे हुए थे 100 में से। ये पूरे हरियाणा का, मतलब हिसार वाला एरिया तो, हिसार भिवानी तो खाली ही है, बाकी जो पूरा हरियाणा है इसको अगर आप एवरेज पे देखोगे तो 25% गांव बचे हैं, बाकी सब खत्म है। जनसंख्या भी घट के वही 25% रह गई, 20 लाख थी तो 5 लाख रह गई। ये हालत सन 40 ने की थी। तो अब आप यूं देखो कि इसके बारे में शायद मेरी ही बुक है जिसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा। अगर आप बंगाल फैमाइन को देखो तो उसके ऊपर आपको किताबें मिलेंगी। तो ये स्टडी जो है, इसकी मैंने जो स्टडी की है, आप इसको रूडिमेंट्री माननी है, ये तो उसकी शुरुआत है। इस फैमिन के कारण पूरे का पूरा जो सोशल सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। इसका असर सिर्फ हरियाणा पे नहीं हो रहा था, राजस्थान पे भी हो रहा था। वहाँ तो जीवन यापन के साधन और भी कम थे। तो जैसे हमारे लोग जो उस समय बसते थे भिवानी, हिसार वगैरह एरिया में, वो वहाँ से उठ के निकले हैं, तो उधर से भी लोग उठ के आए हैं। और बाद में ये जब गांव दोबारा जब बसे हैं तो आप यूँ मानिए कि 90% जो गांव है आज के दिन इस एरिया के, वो दोबारा बसे हैं सन 83 के बाद, बागड़ियों के हैं वो गांव। अच्छा। और वो ज़्यादातर राजस्थान से आए हुए लोग, बीकानेर वगैरह से वो आए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी और भी बुरी हालत थी। और भी बुरी हालत थी। तो ये जो गांव हैं ये सारे, वैसे इनमें से कोई कुछ बोलता रहे, उन 10 गांव को छोड़ के बाकी सारे गांव हैं ये बाद में बसे हैं, दोबारा से बसे हैं। उनमें से कुछ थे जो वापस भी आए हैं कुछ लोग, लेकिन जैसा कि 25% ही लोग बचे थे, तो कितने वापस आए हैं? वो शायद उनमें से सारे तो वापस नहीं आए होंगे। जैसे मेरा गांव तो वहाँ नहीं था। मेरा गांव की मैं आपको उस समय का उदाहरण दूं तो मेरे गांव में से जो परिवार निकल के गए उनमें से आधे ही वापस आए। मतलब आपके गांव में से कहाँ गए लोग? इसमें पहाड़ी धीरज में आया था एक परिवार, तो एक परिवार घेवरा में आया था, दिल्ली की तरफ आए मतलब। हाँ, क्योंकि थोड़ा भाई शहर है, थोड़ा हो सकता है सरकार चैरिटी वगैरह भी कुछ मिल जाए, कुछ अपने लोग वहाँ पे, थोड़ा पानी है जमुना के पास, फिर भी कुछ फसल हो रही होगी तो वो उनके साथ बैठ गए, अपने रिश्तेदारों के पास चले गए इस ढंग से। तो वो सारे के सारे फिर वापस नहीं गए। जैसे वो पहाड़ी धीरज में जो परिवार गया था वो अब वहीं पे रह रहा है, घेवरे वाला भी शायद वापस नहीं आया है। तो इस ढंग से ये एक्चुअली में कहानियाँ तो काफ़ी हैं माइग्रेशन की। अगर आप बहुत सारे फैमिलीज़ की हिस्ट्री अगर आप देखोगे
तो बहुत सारे लोग हैं जो झज्जर रोहतक में भी बसे हैं, वो भी बागड़ जो पहले था हाँ, वहाँ से आए हैं, और उससे पहले कहीं और से राजस्थान से आए हैं। तो राजस्थान से आने वाली तो बहुत कहानी है, बहुत है बिल्कुल, और ये इसी कारण से है। और इसमें सबसे बड़ा जो माइग्रेशन हुआ है वो हुआ है इसका सन 40 का। तो ये मतलब उस वैसे तो बहुत सारे अकाल पड़े होंगे 18वीं शताब्दी में, और उसकी वजह से भी बहुत लाखों लोग मरे होंगे, बट ये सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट था। क्या था ना, हमारे गांव की जैसे हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो जो एक सामाजिक व्यवस्था जो विलेज रिपब्लिक वाली थी, उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि उसमें बहुत अमीर तो कोई नहीं था, लेकिन बहुत गरीब भी कोई नहीं था। तो उसमें क्या था कि जो सस्टेनेंस एबिलिटी थी, आप उसका अगर मुकाबला करें किसी किसान से जो अवध में रह रहा था, या कोई किसान जो से राजस्थान में था, उसके मुकाबले में इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि इनका बीज से का काम था। तो इनको उजाड़ना इतना आसान नहीं था, ये इतनी आसानी से नहीं उजड़ते थे कि हर एक अकाल में उठ के चल पड़े। ये उजड़े थे या तो भाई रोज हमले हो रहे हैं तो भाई शिफ्ट कर गए, या फिर ये 40 जैसा अकाल। तो वो जो बाद में एक रिकॉर्ड है जिसमें वो कहा जाता है कि ये जो गांव हैं हरियाणा के, ये एटर्निटी से चलते आ रहे हैं, जब खतरा आता है तो हो सकता है ये उठ के चले जाएं, लेकिन ये वापस आते हैं, वापस आके वही ज़मीन जोतना शुरू करते हैं। इन सब को पता होता है कि मेरा हिस्सा कौन सा है, उसी हिस्से पे आके ये दोबारा अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो मतलब वो जो लेखक है वो कहता है कि भाई तुर्क भी आया, मुगल भी आया, मराठा भी आया, सिख भी आया, अंग्रेज़ भी अब आ रखा है, अंग्रेज़ के टाइम की राइटिंग है ये, हम भी चले जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, मुश्किल आएगी, हो सकता है ये कुछ समय के लिए उठ के चले जाएं, लेकिन फिर वापस आएंगे। तो ये अपने एरिया में एक बड़ी खास बात रही है, क्योंकि परमानेंटली नहीं जाते थे वो। तो फिर इसके बाद रिकवरी कैसे होती है? मतलब आपने महादजी सिंधिया का नाम लिया कि कैसे उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, तो वो रिकवरी और उसके बाद महादजी सिंधिया और एक और जो करेक्टर आते हैं जॉर्ज थॉमस, उनका भी काफ़ी बड़ा एक रोल रहा हरियाणा में 18वीं शताब्दी में। महादजी सिंधिया जो थे वो रियली एक स्टेट्समैन थे। अगेन ये एक बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे इतिहास से उनका नाम गायब है। मैं उनको ये जो बाकी नाम लोग लेते हैं उनसे कहीं ऊपर मानता हूँ। ये लंगड़े हो गए थे ये जो पानीपत वाला लड़ाई थी, इसमें उस समय ये 18 साल के नौजवान थे। तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि कैसे इनका एक वो पठान पीछे करता रहा, 3 दिन बाद इनकी घोड़ी थक के गिर गई और ये भी गिर गए थे, खाना पीना भी नहीं किया हुआ था। तो उसने इनके वो जो जेवर वगैरह थे वो लूटे और इनकी टांग को तोड़ गया था वो। तो उसके बाद ये जीवन भर चल नहीं पाते, तो इसलिए ये इनका वेट भी बढ़ गया था बाद में। लेकिन ये जो था एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था। ये था जो पानीपत युद्ध में जब मराठा पावर ख़त्म हो गई उसको वापस लेके आता है नॉर्थ इंडिया में, और सन 71 में ये शाह आलम को एस्कॉर्ट करके लाता है इलाहाबाद से, जहाँ वो अंग्रेज़ों के प्रोटेक्शन में रह रहा था, वहाँ से दिल्ली वापस। और वकील मुतालिक पेशवा को वो नियुक्त होता है और ये नायब वकील मुतालिक नियुक्त होता है, यानी कि रीजेंट यू कैन से, जो एक्चुअल जो राज्य चलाने वाला। बाद में पर फिर ये सन 71 से सन 83 तक का समय जो है, इसको वो मराठा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें भी इसका बड़ा समय बर्बाद होता है। तो सन 83 में ये प्रॉपरली नॉर्थ इंडिया यानी हिंदुस्तान के ऊपर ध्यान देना शुरू करता है और इसके पास रिसोर्सेज हैं ध्यान देने के। तो ये हरियाणा का एक व्यवस्था स्थापित करता है, हरियाणा को 4 बड़े इलाकों में बांटता है, उन चारों के नाजिम नियुक्त करता है, उनको कहता है तुम यहीं पे रहोगे। वो जो मराठों का सिस्टम था ना कि आए वसूली की और चले गए,
वो ये बंद कराता है, थाने अपने इस्टेब्लिश करता है जिससे कानून व्यवस्था हो, वार्डन ऑफ सिख मार्चेस नियुक्त करता है, मतलब जिसका काम है कि वो सिर्फ ये देखेगा कि सिख वो राखी कलेक्शन के लिए ना आ पाएँ। तो उसमें ये वहाँ से इसका संबंध बनता है बेगम सुमरो से, उसको ये जिम्मेवारी देता है करनाल वगैरह के एरिया की कि तुम उधर से अगर कोई इनकर्जन होता है तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो इस ढंग से ये अगले 10 साल एक व्यवस्था खड़ी करता है हरियाणा में 83 से 93 तक। हाँ, और सन 94 में इसका देहांत हो जाता है। तो इस व्यवस्था की जड़ में थी एक फौजे हिंद जो फ्रेंच ऑफिसर्स लेड थी, और वो बड़ी प्रोफेशनल आर्मी थी अपने समय की, और उसकी मोबिलिटी थी। वो भारत की एक पहली ऐसी सेना थी जिसके पास अपना सब कुछ था, इवन अस्पताल भी उसका खुद का था। तो उसके कारण ये इस पूरे इलाके के अंदर व्यवस्था कायम करता है। वो जो एनुअल रेड हैं वो बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होते सिखों के, लेकिन काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो जाते हैं। और अब उनको ये पनिशमेंट का डर हो गया है कि भाई अगर तुम गए तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर नुकसान उठाना पड़े। इसी तरह वो जो हर कोई मराठा जो सरदार था जो यहाँ पे अपना अपना वो चला रहा था, सिक्का चमड़े के सिक्के चला रहा था, वो बंद हो जाते हैं। ये महत जी का मोटे तौर पे यहाँ पे रोल रहा है। एक तरह से जॉर्ज थॉमस भी महत जी की ही व्यवस्था का हिस्सा बन के भारत में आता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे अपने हरियाणा में आता है कि अप्पा खांडेराव नाम का एक व्यक्ति था जो पहले महत जी के सर्विस में था, उसको उन्होंने किसी कारण से बर्खास्त कर दिया था। तो वो इसको अपने एम्प्लॉय में लेता है। महत जी की डेथ के बाद वो कोशिश कर रहा है अप्पा खांडेराव कनौड एरिया में, जिसको महेंद्रगढ़ कहते हैं, इस एरिया में अपनी एक रियासत खड़ी करने का। तो वो इसको हायर करता है। ये शुरू में तो था बेगम के पास। बेगम जब बेगम को जिम्मेवारी थी ऑफ वार्डन ऑफ सिख मार्चेस, तो उसने इसको करनाल में लगाया था, करनाल और सहारनपुर वगैरह वाले एरिया में लगाया था। उसके बाद इसका बेगम से झगड़ा हो गया था, बेगम समरू से, और ये फिर आ जाता है अप्पा खांडेराव के उसमें, और वहाँ से इसका हरियाणा में आगमन मानिए। तो इसका क्या इतना रोल है, मतलब इतना बड़ा? इसका रोल जहाजगढ़ नाम भी है उनके, जॉर्जगढ़ जहाजगढ़ हो गया अब तो। हाँ, ये एक बंदा था, ये बिल्कुल अनपढ़ था, लड़ाई लड़ने का बड़ा शौकीन था, बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था, 6.5 फीट के आसपास की हाइट, और पैदल चलना पसंद करता था। जब लंबा चलना हो तो भी घोड़े पे या हाथी पे नहीं बैठना पसंद करता था, पैदल चलना पसंद करता था। लेकिन इस व्यक्ति के अनपढ़ था और लड़ाई पसंद था, पर फिर भी इसके अंदर ना एक वो ऑनेस्टी की भावना थी। तो इसका जो लोगों के साथ डीलिंग था ना, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट था। तो जैसे इसका सबसे पहला जो युद्ध होता है वो मेयो के साथ होता है तिजारा में। तो मेयो इसकी घोड़ी चोरी कर ले जाते हैं रात को, तो ये अगले दिन वो घोड़ी तो ये ले आता है वापस। तो बेसिकली वो तो पनिशमेंट थी कि भाई ये अपनी पावर दिखाना चाहता था कि तुम वही काम नहीं कर सकते जो बाकियों के साथ कर रहे हो। लेकिन ये उनसे इतना खुश होता है कि उनको फिर बाद में ऑफर करता है कि तुम अगर चाहो तो मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मेरी फौज में ज्वाइन कर लो। उनको ज्वाइन करा लेता है। वहाँ से आगे आता है बेरी में, इसका ये जाटों के साथ झगड़ा होता है। फिर वो बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा होता है बेरी में। तो कोई 500-600 मरे थे जाट। लेकिन वही मेयों वाली बात, इसको उनकी वीरता पसंद आती है। तो उनको कहता है भाई ठीक है, लड़ लिए, अगर तुम मेरे साथ सर्विस करना चाहो तो उनकी एक टुकड़ी बना लेता है, एक मेयो की टुकड़ी बना ली, एक इनकी टुकड़ी बना ली। कुछ दिन बाद फिर उसका कानौर के पास इनसे रांगड़ों की एक टुकड़ी बना ली। तो एक तरह से इसने ना एक वो ट्रेडिशन, अगर आप सोचो कि ये जो फार्मर सोल्जर ट्रेडिशन है ये हरियाणा में कहाँ से शुरू होती है, तो ये जॉर्ज थॉमस से शुरू होती है।
तो ये कास्ट वाइज जो एक तरीके से यूनिट्स बन गई। हाँ, ये पहला व्यक्ति जो था वो ये जॉर्ज थॉमस था जिसने ये खड़ी की। तो ये बाद में जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनती है उसमें भी कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन हाँ, वहीं से आया है। ये एक्चुअली जॉर्ज थॉमस के खिलाफ आखिरी वाले युद्ध में जेम्स स्किनर शामिल था। हाँ। जेम्स स्किनर को फिर अंग्रेज जिम्मेवारी देते हैं हरियाणा में एक टुकड़ी स्थापित करने की। वो फिर शुरू में तो उधर से करता है रोहिल्लों का रिक्रूटमेंट, लेकिन वो जल्दी ही फिर यहाँ से लोकल रिक्रूटमेंट शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर्ड। हाँ, तो वो सारा, क्योंकि हम बात करेंगे स्किनर का, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो ये जॉर्ज थॉमस से इंस्पायर, जॉर्ज थॉमस था जो पेंशन शुरू की उसने अपने सैनिकों के लिए। अच्छा। तो अगर कोई मारा जाता है तो उसके परिवार को इतना दिया जाएगा, कोई घायल होता है तो उसको इतना दे के भेजा जाएगा। ये ऑनेस्ट आदमी था वो, इसलिए आम जो उसका जो फोक हिस्ट्री है उसमें जहाँ पे भी सुनोगे लोग उसका अच्छा ही बोलेंगे। अच्छा, अब हम क्योंकि ये अब पूरी 1700 से 1800 तक हम आ गए हैं, पूरी 18वीं शताब्दी में, और बहुत सारा एक तरीके से अनार्की और डेवस्टेशन और एक तरह से डीपॉपुलेशन होता है हरियाणा में। बहुत एक तरह कहा जा सकता है कि सबसे ख़राब सदियों में से एक सदी हरियाणा के इस एरिया ने देखी होगी। इसमें मैं आखिरी में बस ये पूछना चाहूँगा कि जो शहर थे वो किस तरीके से बदले, कि 1700 में जो शहर थे जो उस टाइम पे माने जाते थे, क्योंकि हमने देखा अगर हम पिछले 100 साल में जाएं तो आज जो शहर हैं, गुड़गांव कुछ नहीं था पहले, लेकिन आज अलग शहर हैं, है ना, उनका इम्पोर्टेंस अलग है। तो क्या 1700 से 1800 तक आते आते उन 100 सालों में शहर कितने बदले? एक्चुअली हरियाणा में 3 ही शहर थे, हांसी, नारनौल और पानीपत। इनमें नंबर 1 को अगर आप देखोगे तो वो था नारनौल, नंबर 2 पे था पानीपत। हांसी जो था वो उसके एक तो वो ट्रेडिंग सेंटर था और दूसरा वो एक तरह से वो जो भाटियों का इलाका था उसके खिलाफ जो सेना रखी जाती थी उसका गढ़ था वो। उससे आगे जो बिन दस्तूर एरिया था, मतलब उस एरिया में कोई दस्तूर नहीं था, कोई पक्की खेती नहीं होती थी, ज़्यादातर वहाँ पे पशु ही चराए जाते थे। तो वो एक तरह से खुला एरिया था जहाँ कोई शासन व्यवस्था परमानेंट नहीं थी। तो हासिद का तो मेन काम वो एक आउटपोस्ट का था, एक फोर्ट का था। नारनौल का जो मेन काम था वो था ट्रेडिंग सेंटर। जितने भी साउथ से जो 2 मेन रास्ते आते हैं, एक आता है राजस्थान से और दूसरा आता है डेक्कन से। तो डेक्कन वाला तो आगरा से जमुना के साथ साथ फरीदाबाद, दिल्ली। जो राजस्थान से रास्ता आता था वो आता था नारनौल से। और एक डेक्कन वाले का भी ऑफ शूट जो था धौलपुर से निकलने के बाद अगर वो आगरा नहीं गए तो वो फिर सीधे नारनौल की तरफ आते थे। तो एक तरह से ये जो था एक कम्युनिकेशन हब था। और इसका एक पुराना इतिहास है, इसका स्पिरिचुअल इतिहास है नारनौल का। हाँ, जैसे यहाँ पे ना सिर्फ वो उनके सूफी वगैरह हुए हैं, इवन सतनामी का जो जन्म स्थल है वो नारनौल ही है। तो नारनौल का दोनों ढंग से ये, मतलब दोनों क्या तीनों ढंग से, कम्युनिकेशन सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर, रिलीजियस सेंटर, ये तीनों ऐसे ही पानीपत का था। सिर्फ फ़र्क पानीपत और नारनौल में ये था कि पानीपत का एरिया थोड़ा ज़्यादा सरसब्ज था, वहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ एरिया था, यहाँ पे पानी जमुना का पानी था। तो मेन तो यही थे। उसके बाद था रिलीजियस सेंटर थानेश्वर। थानेश्वर बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर था। इनफैक्ट वो तो हर्षवर्धन के हाँ बिल्कुल। ये जो कुरुक्षेत्र बसा के सन 47 के बाद उसकी एक तरह से कल्चरल इम्पोर्टेंस को इन्होंने कम किया है। और नहीं तो थानेश्वर की हमेशा से रही है, तीर्थ माना जाता था। बल्कि उस समय तो, उस सदी में तो लोग साउथ से भी, ये जो पेशवा की पत्नी आती है, एक विशेष दौरे पे आई थी। वो पत्नी या माँ आई थी शायद, उसकी माँ, एक की पत्नी एक की माँ होगी।
तो वो विशेष तौर पे थानेसर में स्नान करने आई थी। और अपने उधर वाले एरिया के लोग जो थे वो अस्थियां प्रवाह के लिए गंगा पे नहीं जाते थे, कैथल में वो जो वहाँ कराते थे। ठीक है सर, अब हम सेकंड पार्ट में ये हमने 18वीं शताब्दी का कर लिया। 19वीं शताब्दी में कैसे ब्रिटिश आते हैं और उनकी बेसिकली एक बात है ना कि हरियाणा में जो इतना डेवस्टेशन देखा इस शताब्दी में, और उसके बाद जो चेंजेस आए 19वीं शताब्दी में बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, और उसकी वजह से उनको क्यों इतना जो आसानी रही शासन करने में हरियाणा में, उसका एक बहुत अच्छा कारण है। क्योंकि जो डेवस्टेशन उन्होंने देखा, जो इतनी बुरा समय देखा पिछली शताब्दी में, उसके कंपैरिजन में जो ब्रिटिश शासन था वो बहुत अच्छा था। यस। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि सबको एक तरीके से ही देखने वाली बात, तो उसमें फिर कॉन्टेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री का। यस। कि ब्लैक एंड वाइट नहीं है यहाँ पे चीज़ें। अगर आप ये एपिसोड देखोगे और ये बुक्स पढ़ोगे, हरियाणा की ये हिस्ट्री पढ़ोगे 18वीं शताब्दी की, तो आप और 19वीं शताब्दी का कंट्रास्ट देखोगे तो आप भी कहोगे कि अच्छा ही था। फिर तो लोग ऑफ कोर्स कहेंगे कि भाई ये अंग्रेजों का राज तो इससे बहुत अच्छा है। उसके बाद हालांकि बहुत चेंजेस आएंगे, 20वीं शताब्दी में अलग चीज़ें होंगी, लेकिन 19वीं शताब्दी की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, फिर से मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।